अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसाक सकती। आज कराची में अब्र करम बरस रहा है और गुज़िश्ता रात से बरसात का सिलसिला जारी है। और वो आते हैं ना, आवाज़ आती है आपको, टिन टन टन, तरह तरह के म्यूज़िक, टिन म्यूज़िक हो रहा होता है वो बरसात की वजह से। और सड़कों पे पानी आते हुए, नालों की सूरत हाल देखी तो जो शाहराहों पे नाले हैं वो कहीं से क्लॉग्ड हैं, तो वो क्लॉग्ड होने की वजह से अच्छा इतना बड़ा कोई काम नहीं है, एक दफ़ा कोई मतलब ला के आप आराम से उसको वो चीज़ें निकाल सकते हैं और इसकी वजह से नाले का फ्लो ताकि बरकरार है। कितनी सड़कों पे काम नहीं है, मतलब ये रोज का काम है। नोइंग द पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ कराची एक तो कितनी है तादाद में, और जो लोगों का बिहेवियर है, क्योंकि मैंने लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा कि घर का कचरा बाहर सड़क पे फेंकना है या फिर नाले में मैं उसकी वो जो बड़ा वाला है ना, जैसे दो शाहराएं जा रही हैं, सड़कें जा रही हैं, उनके दरमियान में जो चल रहा है गली मोहल्लों की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप बयान फरमा रही हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि लोगों को अपना मतलब मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं और ज़ाहिर है कि ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो वो यूनियन काउंसलर और इस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक तो खुद भी मेक श्योर करेंगे, दूसरों से भी मेक श्योर कराएंगे। तो बल्दियाती इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, दैट इज़ अ नीड। उससे हटके जो बड़ी शाहराहों पर जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था, उसके अंदर मसला ये है कि अगर किसी जगह से क्लॉग्ड है और उसकी वजह से पूरी सड़क पे गटर का और बारिश का मिक्सचर जो है वो एक स्याह रंग का पानी वहाँ पर है, जिसकी वजह से लोगों के कपड़े भी नापाक हो रहे हैं, लोग परेशानी का भी शिकार हैं, गोडू गोडू पानी है। तो वो उसको निकालने के लिए भाई कोई मशीनरी निकालें, बारिश रुक जाएगी तो फिर पानी आपने मशीनरी निकाल के क्या करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात भी सच्ची है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों के इस बिहेवियर के वाले से बात करेंगे। आप अक्सर देखेंगे कि लोग जो घर का पुराना फर्नीचर, पुराने कपड़े भी जो नेटी जेटी के पुल पे जाके फेंक देते पानी में। वाकई जी, क्यों पता नहीं क्या लोगों के मसले, सदके का गोश्त, पता नहीं क्या कुछ, हर चीज़ जो मिले पुल में पानी में फेंक दिया। घर का पुराना गत्ता पुल में फेंक दिया। भाई क्यों? हम लोगों के इस रवैये पे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कैमराज लगा देने चाहिए और कभी कभार जो भी ऐसी हरकत करे, हाँ कभी कभार खुद भी जो भी ऐसी हरकत करे फड़ लें इनको वहीं पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, तो टॉप सीरीज पर नजर डाल लेते हैं। ARY न्यूज़ की नशियात फौरी तौर पर बहाल की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का एक बार फिर पैमरा को हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा कि पैमरा की जानिब से कागजी कार्रवाई काफी नहीं। ARY न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुल्कगीर एहतजाज। यौम स्याह मनाया गया। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की स्याह पट्टियां बांधकर धरनों और रैलियों में शिरकत। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम। केबल ऑपरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ARY न्यूज़ की फौरी बहाली के लिए अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर्स और ऑपरेटर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। और कराची की 18 बरस की सैयदा फातिमा जहरा कैलीग्राफी के फन में गैर मामूली सलाहियत की हामिल, ज़माना तालिब इल्मी से ही कुरान पाक की आयात को इंतहाई दिलकश अंदाज में तहरीर करेगी। जी, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के दोबारा उस ऑर्डर की कि जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। और पैमरा को इस हवाले से कहा गया है कि जी जो उनकी कागजी कार्रवाई है वो पूरी नहीं है। पैमरा के पास वसी तर इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो केबल ऑपरेटर्स से फौरी तौर पर कहें कि वो किस तरीके से नशियात रोक सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई इट्स बिन मोर देन, मतलब हम 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 हफ्ते तक ऑलमोस्ट हो चुके हैं और ARY न्यूज़ केबल। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी अच्छी बात यह है कि KP हुकूमत की जानिब से कल इवन आई वाज वंडरिंग एंड आई वांटेड टू आस्क, लेकिन मैंने नहीं पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों है कि नशरियात जैसे सूबाई हुकूमत कहीं पे है, सिंध में तो चले हम समझ सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी प्रेशर हो या उनका अपना डिसीजन हो, लेकिन KP या पंजाब में तो नशरियात खुल जानी चाहिए थी कि सूबाई हुकूमत अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकती है। और पंजाब में भी खुल जानी चाहिए, पंजाब में भी खुल जानी चाहिए। और लेकिन हमने दूसरी जानिब देखा कि सिंध में भी अगर बात की जाए तो सिंध में मुसलसल बात की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल खिलाफ है किसी भी चैनल की बंदिश पे, और वो कहती है आज़ादी सहाफ़त पे किसी भी किस्म की कतगन हम उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं खुला, चैनल अभी तक नहीं आया। पंजाब में बिल्कुल वही तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके पंजाब में भी अब देर
अंदर जा सकता था I'm चैनल। sure कि उसकी कोई लीगल एक्सप्लेनेशन होगी Yes, there कि must जाहिर be. है कि अभी जैसे अभी वज़ीर आला साहब की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो केबल ऑपरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जारी किया गया है और हुक्मनामे में कहा गया है कि डिविजनल कमिश्नर्स जो हैं वो इस बात को इंश्योर करें कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल हों। अच्छा, फिर उसके बाद ये अब अरेंजमेंट किया गया है, अब उसके अंदर पेमरा का क्या किरदार रहेगा? जी। अब क्या फेडरल लेवल पर पेमरा की सुनी जाती है, उसी के हुक्म चलता है केबल ऑपरेटर्स भाई, पर? ये पेमरा क्या? जब आपके लेकिन अदालत का जब हुक्म पाकिस- मौजूद है तो फिर क्या रह जाता है? बिल्कुल जी जी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, उसके वो काफ़ी इसके वसी तर इख्तियारात हैं। केबल ऑपरेटर्स को भी वही ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो अब किस तरीके से उन्होंने भी केबल ऑपरेटर से काम कराना ये भी उन पर है। अच्छा, दूसरी बात ये अदालती अहकाम तो एक जाने, दूसरी जाने हमने देखा कि कल पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया, तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर, तमाम प्रेस क्लब्स में काले परचम लहराए गए और हमने देखा कि क्या कराची, क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या झंग, क्या मुल्तान, हर छोटे बड़े शहर में ना सिर्फ ये कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं PFU की वो बाहर आई, हमने देखा कि जो आम अवान है, जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने भी बाहर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि बड़ी बात है कि जी जहाँ एक तरफ वर्कर्स एहतजाज करें तो उनके साथ लोगों ने भी इनको आके ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे लोग भी समझते हैं कि अब किसी भी तरीके से ये वो दौर नहीं है जहाँ पर आप आज़ादी सहाफ़त पर ऐसे कदम कदम लगा लगाएं। सकें, बिकॉज देयर आर सो मेनी मीन्स, देयर आर सो मेनी वेज, और जाहिर है कि लोगों को पता है आप उनको बंद करके नहीं रख सकते, आवाज़ को दबा नहीं सकते, यानी कि चैनल बंद करने का मकसद ये नहीं है कि आप आवाज़ भी दबा सकेंगे। अफजल भट्ट साहब जो कि PFUJ के सदर हैं, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया खिताब करते हुए, आपको ज़रा सुनवाते हैं। PFUJ की जानिब से ARY की बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान भर में मनाया जाने वाला आज का यौम स्याह प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मरतबा ऑर्डर जारी किया है कि ARY की नशरियात को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक पेमरा ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ARY को बहाल नहीं किया। 24 तारीख की शाम तक ARY को बहाल न किया गया तो फिर जो आज प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज यौम स्याह से हुआ है, इसका दूसरा मरहला 29 अगस्त को शुरू होगा। जी, तो जो दूसरा मरहला शुरू होगा 29 अगस्त तक, अगर ARY न्यूज़ को बहाल ना किया गया और ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट है 29 अगस्त को शुरू होगी। दूसरी जानिब कल जो कराची में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा हुआ, उसमें ना सिर्फ सहाफ़ती तंजीमी सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि ARY न्यूज़ के वर्कर्स भी वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, और उनका भी मुतालबा यही था कि जल्द अज जल्द ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हक सच की आवाज, ARY पर पाबंदी, ये पेमरा गद्दी, एक पे हमला, एक पे हमला, ARY न्यूज़ पर पाबंदी, सरहद में देखो, पाकिस्तान में देखो, सिंध में देखो। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं सारे यकजहती के लिए, तो वहीं सही भी पहुँचे कराची प्रेस क्लब मुजाहरे में, और वहाँ पर ARY न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा भी उनकी जानिब से किया गया। आपको ज़रा दिखाते हैं। मैं आज आया हूँ वो इन सब लोगों के लिए आया हूँ जिनकी रोजी उनके साथ मुंसलिक है, जो परेशान है। आजकल हालात वैसे ही ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। चैनल को फ़ौरन से फ़ौरन बहाल किया जाए, इसमें बहुत सारे लोगों के फ्यूचर का मसला है, उनकी रोज़ी का मसला है। बहुत सारे लोगों के रोज़ी जो है उसका मसला है। तकरीबन 4000 जो है एम्प्लॉयज़, अगर उनकी रोज़ी रोज़गार मुतासर होता है तो आप सोचें जो उनके साथ जुड़ा हुआ ख़ानदान है उनको कितने मसले होंगे। अच्छा, ये तो कराची में आपने सूरत हाल देखी। इसके अलावा हमने देखा कि रावलपिंडी प्रेस क्लब, पेशावर, मानसेरा, जलालपुर, भटियाँ, चिचावतनी, सखर, सांगड़, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, बदीन, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, कनकोट बाग, आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट, मुल्तान, एबटाबाद और बुनेर में भी ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और मुजाहरे किए गए, और शुरका ने ARY न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की और फौरी तौर पर ARY न्यूज़ को बहाल करने का भी मुतालबा किया। हमारे साथ मौजूद हैं PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर से अहकाम दिए हैं कि कुछ भी हो फौरी तौर पर ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए, और साथ में ये भी कहा गया है कि पेमरा के इख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी हैं, तो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए केबल ऑपरेटर्स को ऑर्डर दें कि वो अब ये चैनल जो है ये खोलें। क्या लग रहा है आपको, कितने इम्कानात लग रहे हैं आपको कि जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद होगा?
देखिए, अगर आप ये कहें कि पैमरा की तरफ से इस पे अमल दरामद होगा तो 1% भी ये चांस नहीं है। हमने ये आज फैसला किया है कि वो तमाम अहकाम जो सुप्रीम हाई कोर्ट की असिस्टेंट हाई कोर्ट की तरफ से हैं वो हमने यहाँ ले लिए हैं। और आज पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तंजीमें जो हैं हर शहर में केबल ऑपरेटर्स के पास जाएंगी। इस तरह लाहौर शहर है, इसमें 41 केबल ऑपरेटर्स है। पिंडी जो है वहाँ पर केबल ऑपरेटर्स है, पिंडी और इस्लामाबाद में। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, जहाँ जहाँ केबल ऑपरेटर्स हैं, हम उन अहकाम को लेकर जाएंगे। वीडियोस कैमरे हमारे साथ होंगे, हम जाके वो अहकाम देंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, चाहे हमें वहाँ पे एहतजाज करना पड़े, चाहे वहाँ मिन्नत समाजत करनी पड़े, चाहे वहाँ पे जो भी हमें तरीकाकार करना पड़े, हम वहाँ पर जाकर केबल ऑपरेटर पर ये जाकर प्रेशर डालेंगे कि अभी इन अहकाम की रोशनी में आप चैनल को ऑन करो। और अगर वो चैनल ऑन नहीं करता, वो ये कहता मुझे किसी ने कहा है बंद करने के लिए, किसने कहा, हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा। और उसके बाद हम जो है बाकायदा से 30 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर धरना देने जा रहे हैं। और 29 तारीख को मुल्क के तमाम शहरों में धरने होंगे, तमाम शहरों में, यानी हर प्रेस क्लब्स के बाहर और हर मेन शाहराह पे धरना होगा, जिसपे PFUJ, सिविल सोसाइटी, ये तमाम लोग मौजूद होंगे। अगर इन्होंने कल आज जब हम जाएंगे केबल ऑपरेटर्स के बाद, अगर वो चैनल नहीं खोलते तो 29 को धरना होंगे तमाम प्रेस क्लब्स और तमाम अहम शाहराहों पर। और 30 तारीख को पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो हैं, हमने उन्हें कह दिया है कि आप इस्लामाबाद की तरफ मूव करें, आप इस्लामाबाद पहुंचें, क्योंकि इजलास ये जानबूझकर इजलास नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म जो है वो खुद पाकिस्तान से बाहर किए हुए हैं, तो हमने 30 को इस्लामाबाद पहुंचना है। और 30 को इस्लामाबाद इजलास हो या ना हो, अगर इजलास हुआ तो पार्लियामेंट हाउस के बाद, अगर इजलास ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर पैमरा के बाद यहाँ पे हम धरना देंगे। और ये धरना कैंप जो है उस वक्त तक रहेगा जब तक बाकायदा ARY की नशरियात बहाल नहीं होती। इस पर चाहे हमें ये कहा जाए कि ये 144 लगी हुई है, चाहे वो हम पे मुकदमा दे, चाहे हमें गिरफ्तार करे, चाहे हम पे लाठी चार्ज करे, जो वो कर सकते हैं करें, लेकिन ये हमने फाइनल तारीखें दे दी हैं। अब इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज तमाम केबल ऑपरेटर्स के पास जाएंगे और उसके बाद 29 और 30 ये जो दिन है ये इंशाल्लाह धरनों के दिन होंगे। अच्छा राना साहब, एक चीज़ ये फरमाइएगा कि KP हुकूमत की जानिब से एक डिसीजन लिया गया और हम भी ऑन द प्रिंसिपल ये सोच रहे थे कि जब एक मामले पर अदालत का हुक्म मौजूद है तो उसकी तामील के लिए तो तमाम इदारे सामने आ सकते हैं, हुकूमत भी ज़ाहिर है कि अपना इनिशिएटिव ले सकती है। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से ये डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में नशरियात खोली जाएँ। अब वो क्या किस हद तक इस पर अमल दरामद हुआ है तो ये ज़ाहिर इल्म नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में अगर KP में ये हुआ है तो ये पंजाब में भी हो सकता है? होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। आप असम्बली के खिलाफ में हम इस पे जा रहे हैं। तारक मुनीर साहब जो आपके लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे साथ होंगे। आज 4 बजे प्रेस का असम्बली का इजलास, तो हम वहाँ पे जाके इजलास में ये शोर डालेंगे, हम उन पर प्रेशर डालेंगे कि आप क्यों नहीं ARY की नशरियात पंजाब के अंदर खुलवाते। ये अहकाम मौजूद हैं। चेयरमैन पैमरा कह रहा है मैंने नहीं रोका, तो फिर क्या रुकावट है, इसे खुलाएं ना। आज हम कहेंगे, बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि इस वक्त पंजाब असम्बली के एक रूम के अंदर सिर्फ अगर कोई TV चैनल लगा हुआ है तो वो ARY लगा हुआ है। और हम ये कहेंगे जाके ने कि पंजाब के हर जगह पर ARY ही लगे, ताकि अगर किसी की जिद ARY है तो फिर हमारी भी जिद ARY है। ये बड़ी क्लियर सी बात है। अगर किसी की जिद ARY है, किसे बंद करवाना, तो फिर इसको दिखाना हमारी भी जिद है कि ARY हमारी भी जिद है। हर पाकिस्तानी की जिद फिर ARY है। इस पे करे आज पंजाब असम्बली के इजलास में बाकायदा सहाफियों की तरफ से भी और बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से भी ये शोर मचेगा। आपको ये नजर आएगा कि हम इस पे करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर सोचना होगा तहरीक इंसाफ को इस बात को कि आखिरकार क्या वजूहात है कि उनकी हुकूमत हो, उनका सूबा हो, उनकी पुलिस हो, कोई गैर कानूनी काम नहीं करवा रहे, अदालती अहकाम पर अमल करवाना चाह रहे हैं। अगर नहीं करते वो तो फिर चाहे कोई भी हो, हम फिर उसके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अगर ARY न्यूज़ को बहाल नहीं करेंगे तो एहतजाज करेंगे और उनका एहतजाज जारी है। और यही कहा गया है कि 29 अगस्त से जो है वो मार्च भी शुरू होगा। प्रेस फ्रीडम मूवमेंट जो है उसका आगाज़ करेंगे, कराची से शुरू होगा और उसके बाद
ये जाके ख़त्म होगा। इस्लामाबाद में शहर शहर, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, वहाँ वहाँ ये पड़ाव के साथ आगे चलता रहेगा और ये कारवां बड़ा होता जाएगा। और फिर इस्लामाबाद में जाके जहाँ पैमरा का दफ्तर है, जो मेन जिनका मरकजी दफ्तर, उसके बारे में जांच करेंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और वाकई मतलब समझ से बाहर की बात है सती। पैमरा कह रहे जी कि हमारी तरफ से वैसे कोई अहकामात नहीं है, ठीक है, और जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो किन के नीचे काम करते हैं? वो पैमरा के नीचे काम करते हैं। तो क्यों अभी तक अमल दरामद वो नहीं करवा सके? कल जाहिर है कि भाई अगर पैमरा पे हुकूमती प्रेशर है तो वो भी बयान करते हैं कि भाई मुझे हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से, या किसी शख्सियत की जानिब से, वजारत इत्तलात की जानिब से ये डायरेक्शंस मौजूद हैं कि आप ना खोलें। तो फिर इस मामले में फिर आगे ये होता है कि अदालत फिर उन लोगों को फरीक बनाती है और उनसे फिर पूछती है कि भाई आप बता दें कि मसला क्या है। लेकिन यहाँ पर पैमरा की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है और उस खामोशी के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं यहाँ पे इंटरवीन करती है? यहाँ पे देखा ना, वाकई अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम लिया है तो यहाँ पे पंजाब में भी देखा जाए। वैसे ये जब से डायरेक्शंस दी गई हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हम ज़रा वहाँ पर अपने नुमाइंदगान से बात करके या किसी एक नुमाइंदे से बात करके पूछें कि भाई पेशावर वगैरह में इस फैसले पे, यानी कि जो वज़ीर आला की जानिब से या जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दिया गया है, क्या उस पर किसी हद तक अमल दरामद हुआ है? पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह में ARY की नशरियात खुली हैं या नहीं खुली? तो आई एम श्योर कि वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चक्कर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि बारिश है और बारिश की वजह से दो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हम आपको बताते हैं कि सड़कों की तबाही हो रही है, वो तो अपनी जगह, पानी खड़ा है सारा अपनी जगह है। दो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ़ौरन आ जाते हैं इंस्टेंटली। एक होता है गंदा पानी, ठीक है, और एक होता है साफ़ पानी। अच्छा, गंदा पानी की वजह से होता है ये कि मलेरिया की नशोनुमा होती है, जो मच्छर उसको लेके कैरियर होता है, और जो साफ़ पानी होता है उससे डेंगू मच्छर परवरिश पाता है। यानी कि क्या खूबसूरत तरीके से हम नर्सरियां बना रहे हैं। यानी कि हम जमहूरियत की नर्सरियां तो नहीं बना सके क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हम करवा नहीं रहे हैं बारिश की वजह से, लेकिन ये मच्छरों की तरह तरह के अनवाع अक़साम जो है वो हमारे सामने मौजूद है। मक्खी भी मौजूद है जिससे टाइफाइड भी हो सकता है। बिल्कुल जी, मक्खी से टाइफाइड हो रहा है, मच्छरों से दूसरे हम जानिब देख रहे हैं कि जी डेंगू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ कल के दिन आपको बताएं कि 24 घंटे में कराची में डेंगू के 54 केसेस जो हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं। तो क्या हिकमत अमली इस हवाले से बनाई है? खैर ये तो हुकूमत का हम देखेंगे कि भाई, क्योंकि जब मैं पंजाब में देर टाइम में, आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात करी हूँ कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली हमने देखा श्रीलंका से टीमें आती थी लार्वा कंट्रोल के लिए, इस पर काम करी होती थी, लेकिन फिर हमने उतनी तुंदही से काम होते इस पर नहीं देखा, खास तौर पर कोविड के बाद। कोविड के दौरान बिल्कुल मिक्स हो गया। और मदिहा, एक चीज़ मैं आपको, सॉरी आप ज़ाहिर है कि वहाँ पर रही भी थी, 2010, 11, 12 कितना लीथल साल थे उस वक्त। इतनी हलाकतें डेंगू से पंजाब में हो रही थी कि लोग वैसे ही खौफजदा होते थे जिस तरह से आजकल कोविड से होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही की। और बड़ी इस पे कैंपेन्स भी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे कंट्रोल जो है वो हासिल किया था। अच्छा, हम लोग चले ठीक है, ये तो हुकूमती सतह पर काम है करने वाले, हम लोग अपने घरों में क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, और कौन से इब्तदाई अलामात होते हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं और फिर फौरी हम अस्पतालों का रुख कर सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीज़, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि जैसे भी आपने सुना, भी हम जैसे डेंगू के हवाले से बात भी कर रहे थे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं? ठीक है, ये तो हुकूमत ने स्प्रेज कराने, वो सारे उनके काम है, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं कि हमें पानी खड़ा नहीं होने देना, चाहे हम 1000 बार लोगों को बता चुके हों, लेकिन मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप लोगों को, लेकिन ये मुमकिनात में से भी नहीं है ना, पानी कैसे ना खड़ा होने देना। देखिए, जो चीज़ें नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते। अब अगर रोड पे पानी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें अगर अपने घर में अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं पानी, तो उसको कवर कर ले। डेंगू का जो मच्छर है वो ब्रीड करता है साफ पानी में। सो आप अगर स्टोर भी कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से खाली ना रखें, उस पर ढक्कन रख लें। बहुत लोग स्टोरेज करें। दूसरा एक बहुत मतलब चीज़ जो हम यूज़ नहीं करते, नेटिंग। आप बेड नेट्स ले सकते हैं जो कि आप लगा लेंगे, तो उससे यह है कि मच्छर आपको नहीं काटेगा। अब तो फ्लड्स में बहुत सारे लोग, एक तो लाइट नहीं है बहुत जगहों पे, घर भी बहुत सारे लोग के डैमेज हो गए, तो वो लोग जो बाहर सो रहे हैं वो नेटिंग का इस्तेमाल करें। तो नेटिंग से आप मच्छरों से बच सकते हैं। आप घर में नेटिंग कर सकते हैं कि जैसे खिड़कियां है, दरवाजे हैं, उसमें आपने नेट लगा ली। स्प्रे आप कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसी नेट्स आती हैं जिसमें वो जो मच्छर को मारने के लिए भी दवाएं होती हैं, और वो 6 महीने के लिए इफेक्टिव होती हैं। सो ऐसी नेट्स जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को प्रोवाइड करें। दे आर वेरी चीप। वो अगर वो उनको हम कहते हैं चीप, क्योंकि अब वहाँ पे आप फजाइल उसके बयान करेंगी तो अगले दिन ही महंगी हो जाएगी। बट जैसे उसको हम कहते हैं परमेथ्रिन इम्प्रेग्नेटेड
नेट्स, उसका मतलब उस पे जो वो जो नेट्स होती हैं उन पे इंसेक्टिसाइड्स लगे होते हैं, अच्छा। तो उससे फिर मच्छरों से बचा जा सकता है। तो ये बाहर जाए जब भी तो आजकल कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहने जो कि फुल आस्तीन वाले हों, मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा लें। और फिर जो एक्सपोज्ड एरियाज है उस पे मस्कीटो रिपेलेंट लेकिन लगाएं। आजकल आपको भी इस बात का अंदाजा होता होगा कि आजकल मच्छरों की ड्रिलिंग पावर में बहुत इजाफा हो गया है। तो वो ऐसे ऐसे मकामात में, लेट्स से कि आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, तो शायद इसको भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये एक मसले हैं। तो अच्छा, मॉस्किटो रिपेलेंट्स के हवाले से भी कहा जाता है कि कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिनको देखना ज़रूरी है कि वो उसके बारे में कुछ आप हमें गाइड कर सकेंगे? देखिए उसमें वो जो इंसेक्टिसाइड परमेथ्रिन की अमाउंट आप देखें कि वो कितनी है, अच्छा। बट यूजुअली जो भी लाइक मार्केट में जो भी अवेलेबल है आप लगा सकते हैं, इट्स लाइक दे आर फाइन एज लॉन्ग एज के वो इफेक्टिव है। आपको हर 4 से 6 घंटे बाद वो दोबारा लगाने होते हैं। 4 से अच्छा 6 डॉक्टर साहब, देखिए एक तो हमारे पास माशाल्लाह से डेंगू के मच्छरों की बहुतात हो गई है और वैसे भी मच्छर तो बहुत ही ज़्यादा है ना, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें मच्छर काटते हैं, ठीक है, तो हम वैसे और आपका वैसे भी डिहाइड्रेशन भी चल रही है, नज़ला जुकाम भी चल रहा है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज कोविड का भी और उसके भी सिम्टम्स कोविड का भी है, फिर वायरल फ्लू वाला इधर से चल रहा है, फिर अगर उसमें मच्छर भी डेंगू का अगर काट लेता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ बुखार होगा हमें और उससे पता चलेगा कि हाँ भी कुछ हो गया? क्योंकि अभी बुखार होता है तो हम फौरन कहते हैं कोविड हो सकता है। देखिए इस तरह तो 100% तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये कोविड की वजह से फीवर है, ये डेंगू की वजह से फीवर है, लेकिन यूजुअली जो या मलेरिया के साथ जो अगर फीवर होता है तो उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो शिवरिंग किस्म की फीलिंग होती है कि वो आपको जब बुखार होगा तो लाइक ऐसे आपको ठंड सी महसूस होगी, शिवरिंग होगी, हाई ग्रेड फीवर इसमें भी होगा। डेंगू के साथ 102, 103 का फीवर होता है, शिवरिंग उसमें भी होती है लेकिन वो शिद्दत के साथ नहीं होती, उसके अंदर जॉइंट पेन होता है। हाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर मीन्स कि आपको बहुत शदीद बॉडी एक्स होता है कि इतना कि आप उठ नहीं सकते, मतलब जैसे किसी की कमर तोड़ देना, लाइक इसीलिए उसको ब्रेक बोन फीवर करते हैं। और उसमें एक किस्म का रैश भी हो जाता है जो कि मलेरिया में नहीं होता, वो लेटर स्टेज है। हाँ, लेकिन सबसे अगर आपको फीवर है इस मौसम में तो टाइफाइड भी इसी तरह हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। तो बेसिक ये है कि आप किसी भी इमरजेंसी या डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो कि हमारे जनरल प्रैक्टिशनर है, वो एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन होती है, CBC और MP, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको 5 से 6 घंटे में कोई भी लैब दे सकती है। तो 5 से 6 घंटे में आपको इस वक्त CBC की रिपोर्ट आ जाएगी, मलेरियल पैरासाइट की रिपोर्ट आपको कोई भी लैब है। 3 दिन के अंदर वो दूसरा भी टेस्ट है, डेंगू का भी हो जाता है। हाँ, और 4 से 5 दिन के अंदर डेंगू का NS1 होता है, लेकिन सिंपल एक CBC और MP। तो अगर मलेरियन पैरासाइट पॉजिटिव नहीं है तो ये मलेरिया नहीं है, ठीक है। आपने डेंगू का भी 3 से 4 दिन में आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अगर उसमें वो नेगेटिव है और फीवर परसिस्टेंट है तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड कल्चर। तो एंटीबायोटिक्स को खुद से एंटीबायोटिक्स लेना या पड़ोस वाली दुकान से जाके एंटीबायोटिक ले लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि इट्स नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। तो अगर फीवर भी हो रहा है तो आप सवाए पैरासीटामोल के, विच इज़ अ सेफ ड्रग, एडल्ट्स में हम 2 टैबलेट्स कहते हैं, उसके अलावा कोई भी दवा, सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल। तो आप बेहतर ये है कि अपने मौलद से करें, और जो डॉक्टर्स हैं मैं उनको कहूँगी कि लाइक, क्योंकि आपको पता है कि वो जब कोविड भी होता था या कुछ भी तो हर डॉक्टर के पास जाए एजिथ्रोमाइसिन या कुछ तरह से, मतलब लाइक वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो तो उसको बचाने के लिए आगे जाके आप कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें। CBC MP तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रिवेंशन ये भी है कि हाइजीन का भी ख्याल रखें, ठीक है। अभी मैं मतलब जब मैं सुबह आ रही थी तो आई एम कमिंग, एक तो बारिश, पानी, लोगों ने कचरा भी वहीं फेंका हुआ है। जी बिल्कुल। सो इट्स नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कुछ एज अ पब्लिक हमारी भी जिम्मेदारी है। आप वहीं पे पानी भी जमा है, ड्रेनेज सिस्टम भी आपका तबाह हो चुका है, आपने वहीं पे कचरा भी फेंका हुआ है, तो ऑब्वियसली मक्खियाँ मच्छर तो होंगे, वो ब्रीडिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ तो लोगों के पास, सारी बात करें, हमारे पास तो लोगों के पास इतना पानी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैंकर्स चलते हैं कि जी यहाँ पे बाहर खड़े होकर सड़कें धोते रहें। लेकिन जैसे मैंने लाहौर वगैरह में देखा है कि जब आप घर फर्श धो रहे थे, सड़कें धो रहे थे, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे जहाँ टैंकर्स नहीं चलते होंगे, तो वो फिर पानी कैसे बेदरिग इस्तेमाल करते, फिर घरों पे वहाँ पे भी चलें। अगर आप उस डेंगू के मच्छर से बच जाएंगे तो जो साथ वाला आपका है ना घर वाला, वो उस डेंगू के मच्छर के लपेट में आ जाएगा। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए
तो दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, डेंगू या मलेरिया आजकल की सिचुएशन में, पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए? टफ क्वेश्चन, डेंगू या मलेरिया। देखिए, अगर अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जाए तो दोनों की मोर्टेलिटी कम है। लेकिन इट इज़ के आप अप्रोप्रिएटली कम मैनेज करते। देख, मलेरिया जो फैल्सीपेरम एक किस्म का मलेरिया होता है, वो ऐसा मलेरिया होता है कि जो कि दिमाग को Different कर strains है सकता ना, है। तो वो मलेरिया इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, आपके किडनी फंक्शंस को भी इफेक्ट कर सकता देखिए, है। हमारे लोग बेसिकली बहुत होशियार हैं, हम समझ नहीं पाते उनको। असल में दो तरह के, आपने कहा कि कंफ्यूजन होती है, मलेरिया का अलग टेस्ट है, डेंगू का अलग टेस्ट है। तो ये जो बेसिकली कचरा फेंका जाता है और गटर का पानी मिक्स किया जाता है, इससे ये रूल आउट करने के लिए कि डेंगू ना हो, सिर्फ मलेरिया हो, तो उसकी ट्रीटमेंट आसान है। आप समझें कि लोग, पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं वो शायद। I'm speechless। और डेंगू जो है, क्योंकि हमारे पास जो है वो काफ़ी सालों से एपिडेमिक है, तो अब हम डेंगू के बहुत सिवियर केसेस देख रहे हैं, बिकॉज वो काफ़ी सालों से। तो डेंगू की जो हर वेव होती है वो पिछली वेव से थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो पहले जो कि डेंगू के स्ट्रेन्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना चुके होते हैं। तो जो नए स्ट्रेन से हम इन्फेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा सीवियर किस्म की डिजीज होती है। डॉक्टर साहब, जो कोविड के बाद से जो हमारा इम्यून सिस्टम, चलो ठीक है हमने बूस्टर्स भी लगवा ली, लेकिन उससे भी हमारी बॉडी हिल गई हुई है। बिल्कुल। सो उस हिली हुई बॉडी को जब फिर आप ऐसे डेंगू का मच्छर आके काट लेता है, तो फिर आप देखिए कि वो आपके लिए कितना लीथल साबित हो सकता है। अच्छा, अब भी बच्चों को भी मेरे ख्याल से बचाना है, क्योंकि देखिए बच्चे भी स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे, और बारिशें मुसलसल हो रही हैं, साफ पानी भी खड़ा होगा, तो खुदारा अपने बच्चों को मस्कीटो रिपेलेंट तो आप ज़रूर लगाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मलेरिया से बचा रहे थे, मलेरिया की तो फिर अद्वियात मौजूद है, लेकिन जब डेंगू अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर स्टेज पे आप चले जाएं तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, बहुत आना मुश्किल है। कोशिश करें, अगर फीवर आ भी रहा है और आपको लग रहा है और रैश आ रहा है, और तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन, जो डेंगू का मरीज़ होता है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ हाइड्रेशन है। उस पेशेंट में कोई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी डेंगू, अगर आपका किसी का डेंगू डायग्नोस हो गया है और डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर प्लेटलेट्स आपके 100 से कम भी है, इवन कहीं से 50 से भी कम है, लेकिन कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसमें परेशान नहीं होता। जो डेंगू की जो ज़्यादातर मोर्टेलिटी होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो अगर किसी को डेंगू है, डेंगू डायग्नोज भी हो गया है, तो एक तो कुछ डेंजर साइंस का ख्याल रखें लोग, कि जैसे पेट में दर्द होना, ड्राउजीनेस होना, ब्लड प्रेशर का कम होना। तो इस सूरत हाल में आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, वरना 90% डेंगू जो है वो घर पे मैनेज हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि आजकल खुराक अच्छी कर सकते हैं ना, हाँ, खुराक तो ज़ाहिर है, लाइक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लाइक जितना पानी आप पानी ले सकते हैं। अब वो पानी कॉफी, चाय, सूप, किसी भी सूरत, हाँ किसी भी और सूरत में। हमारे पास इतने अच्छे फ्रूट्स भी मौजूद है, तो हम फ्रूट्स की जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच वगैरह है ना। तो आप पानी का इस्तेमाल करें तो 90% डेंगू कैन बी मैनेज्ड एट होम। अच्छा चले, अब ये बता दें कि इस वक्त एक तो हमने मलेरिया का तस्करा कर लिया, डेंगू का तस्करा कर लिया, बाकी और कौन कौन से अमराज जो हैं वो इस तरह के मुतअद्दिद जो हैं वो इस वक्त सर उठाते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया। देखिए इस वक्त आप देखें कि इतनी गंदगी है, पानी भी है, टेम्परेचर भी वो बैक्टीरिया और वायरस की प्रोलिफरेशन को सपोर्ट कराया गया है। तो आप देखें मेजॉरिटी लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया के एपिसोड आ रहे हैं। तो कोशिश करें पानी उबाल के पिएं। कुछ चीज़ें तो हम खुद कर सकते हैं ना, खाना साफ सुथरा खाएं, पका के प्रॉपर्ली, हाथ धो के खाएं, बाहर के खाने से इज्तिनाब करें, सैनिटाइजर, हाँ बाहर के खाने से इज्तिनाब करें, प्रॉपर्ली कुक मील खाएं और हाथों की सफाई का ख्याल रखें। तो डायरिया के साथ भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये क्योंकि आजकल लोगों को हो रहा है। एक तो देखिए, तो वैसे भी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम मना करते हैं भी, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आई होती है, मक्खियाँ जगह जगह बैठ रही होती है, तो बाहर के खाने से इज्तिनाब करें, फ्राइड चीज़ें ना खाएं। और जितनी फ्राइड चीज़ें खाते हैं फिर हम देख रहे होते हैं कि आए दिन किसी को फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार, वॉमिटिंग या मोशंस लगे। और अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखें, इसके लिए कोई सप्लीमेंट्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें, विटामिन सी या नहीं? देखिए हमारे मुल्क में तो इस वक्त लोगों के पास खाने का नहीं है, तो सप्लीमेंट्स फिर भी जो, लेकिन बेहतर ये आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट। सो बेस्ट ये है, आई डोंट एडवोकेट सप्लीमेंट। अगर आपकी डाइट में सब वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, बट एक बैलेंस डाइट आपको सारे सप्लीमेंट्स, सारी आपकी बॉडी खुद उनमें से आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल करें, लाइक पानी उबाल के पिए, तो आपकी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गुड फूड।
ऑल यू नीड इज गुड फूड। चलिए, बहुत शुक्रिया Thank you जी। so much. डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से कि किस तरीके से देखें। एक तो ये सीज़न ऐसा है कि बारिशें मुसलसल हो रही हैं, ना चाहते हुए भी इट्स नॉट इन योर कंट्रोल कि आप जो घर के बाहर भी जो पानी खड़ा है आप उसको नहीं ड्रेन कर सकते। सो खुद से आपको क्या कुछ करना है, एक कोशिश और करें चीज़। फुली कवर्ड कपड़े पहने, ठीक है, मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, बच्चों को भी लगाएं क्योंकि बच्चे भी स्कूल भी जा रहे हैं। और एक और चीज़ भी है ना कि डेंगू का ये भी होता है कि उसका मच्छर कैरियर भी होता है। तो सपोज़ कि एक बंदा डेंगू का पेशेंट हो गया तो उसकी मज़ीद बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि कहीं उसको काट के बाकी सबको भी मुतासर ना एंड करे। इट्स नॉट ओनली डेंगू दैट यू कैन हैव, आप कोविड भी हो सकता है, वो जी। आपसे कोविड लेके भी किसी और को दे सकता है। वो नहीं होता मेरे ख्याल में, You never know, it's a carrier. You said it's a carrier. लेकिन इट्स अ कैरियर ऑफ डेंगू ना, हाँ, वो नॉट तो द ठीक है। कोविड। नहीं, वो तो जब आपको काटेगा और आपको काटने के बाद किसी और लेकिन को वो काटेगा। ब्लड ट्रांसमिटेड नहीं होता है ना, कोविड हाँ। होता है, वो तो सांस के You never थ्रू know, जाता but है। जो भी है, नहीं। खैर भाई, मतलब वो- जो भी है बड़ा खैर बहुत बहुत बहरहाल ख्याल रखिए, ये बहुत टाइम आता है। ऐसा है। हाँ, ये छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं हम मौसम के हवाले से। जिस स्पेल के हवाले से बात की जा रही थी कि वो कराची में शुरू होगा, वो कल से स्पेल शुरू हो गया। कल सारी रात कराची में बारिश होती रही और आज भी सुबह कराची में बारिश हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, कुछ इलाकों अच्छा, में स्पेल तेज रुक रहा है बारिश फिर भी हो चल रही रहा है, रुक रहा है फिर चल रहा है। एग्जैक्टली मुसलसल सूरत हाल। और सिर्फ ये कराची की सूरत हाल नहीं, अंदरून सिंध ने तो इस बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि वहाँ पे बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत नुकसानात वहाँ पर लोगों को हुए हैं। और जहाँ पर बारिश होकर रुक भी गई है, अभी तक वहाँ से बारिश का पानी नहीं निकला। और जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से भाई सब नोटिस ले लें, ये सियासी मफादात, ये सारी चीज़ों से बालातर सबको होके बालातर। सबको जो है वो अब सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है, बहुत बड़ी डेविस्टेशन है, स्लो डेथ है जिसका वहाँ के लोगों को सामना है। परेशानियाँ इस कदर हैं कि आप सोच नहीं सकते। इस पर हम ज़रा बात करेंगे, लेकिन बारिश की सूरत हाल क्या रहेगी, क्या इस वक्त हो सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, जिस तरह से मौसम चल रहा है बरसात का, तो मैं तो सोचता हूँ कि आपको तीसरे एंकर के तौर पर मुतारिफ करवा दिया करूँ, तीसरे अनपेड एंकर। थैंक यू। तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, ये बरसात रात से तो मतलब बहुत ही तेज़ बरसात जारी है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेती है फिर चलती रहती है। तो अब तक कितनी बारिश वैसे हो चुकी है कराची की अगर हम बात करें तो? कराची में खैर हल्की फुल्की, मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, किसी किसी जगह में हुई है। जैसे गडाफ टाउन में 23 मिलीमीटर हुई है और इधर गुलशन हदीद 50 तो हमारी साइड पे हुई होगी। हाँ सरदार या साहब, हमें ठीक ज़्यादा ठाक, लग रही मतलब उनके हमारे एरिया में ठीक ठाक नहीं। बारिश हुई है। हमारे जो 18 रेन गेजेस है ना, उसमें बता रहा हूँ आपको कि 20 से 25 मतलब मैक्सिमम जिन स्टेशन पे हुई है अभी सुबह तक। तो जाहिर 8 बजे के बाद जो चली है वो तो अभी उसमें नहीं आई। वैसे छापे छापे मारा करें सरदार साहब, पता चले उनका डोंगा उलट गया हो तो उन्होंने वही बता दिया हो। हाँ। नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो असल में यहाँ वक्फे वक्फे से हो रही है ना, मुसलसल नहीं जी, हो जी। रही। रात तो हल्की फुल्की चलती रही, सुबह में तेज स्पेल हुआ। अच्छा। तो किसी किसी जगह में तो ये इस तरह से रहा कि कहीं 23, कहीं 24, कहीं 20 इस जी। तरह से अमाउंट्स रही हैं। अलबत्ता इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हैदराबाद में 100 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है। ओह। और इसी तरह से मीरपुर खास में 70 मिलीमीटर, बदीन में 90, और वहाँ खासी इसी तरह की अमाउंट्स हैं थ्रू आउट द सिंध। यानी हैदराबाद से लेके ऊपर सखर और उस तक खैरपुर तक अच्छा और सरदार नवाब शाह साहब, में। मुझे बताइएगा कि अब आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं। ये जो स्पेल है जारी रहेगा, जैसे आज के स्पेल के बारे में कहा गया था कि 24 और 25 को जो है काफ़ी तेज़ बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज तालीमी इदारे बंद भी हैं, इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। आगे सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो खैर जो वेदर का देख रही थी उसमें था कि जी अगले हफ्ते भी एक दिन बारिश आ रही है। सो आपको भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? देखिए ये स्पेल 2 दिन तो है, आज का दिन और कल का दिन। कराची में तो आज शाम तक है ये और उसके बाद हल्की पड़ जाएगी। लेकिन बाकी सिंध के जो इंटीरियर सिंध है उसमें सेंट्रल सिंध, अपर सिंध और इसी तरह ईस्ट की तरफ मीरपुर खास, उमरकोट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स, बदीन भी,
उनमें दोबारा से तेज स्पेल कल तक चलते रहेंगे, वक्त से कल शाम या रात तक। फिर ये बलूचिस्तान पे शिफ्ट हो जाएगा। आज शाम से उधर बारिश होना शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 दिन यानी 26 या 27 तक। आपने जो बात की अगले हफ्ते, वो ये यानी जोरदार स्पेल जो है ये तो कल खत्म हो जाएगा सिंध पे से। बलूचिस्तान पे 26 अगस्त तक चलेगा और इसी तरह से ऊपर पंजाब में, केपी में और जनूबी पंजाब खासकर उसमें 26 या 27 तक चलेगा। तो 30 या 31 को दोबारा है, लेकिन वो इतनी कोई शिद्दत की बारिश नहीं है। वेस्टर्न सिंध में है, खासकर दादू और नीचे जामशोरो, और फिर हो सकता है कराची में भी हो जाए, लेकिन वो कहीं लाइट है कहीं मॉडरेट, इस तरह का सरसर स्पेल नहीं है। जैसे अभी आपने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, तो वो उसको बलूचिस्तान में तो पानी का एक कतरा भी अब आएगा, तो मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों की बढ़ जाएंगी। तो ये जो बलूचिस्तान में आपने बोला कि 26 तक, यानी कि 2 दिन वहाँ पे बारिश होंगी, वहाँ बारिशें रुकेंगी कब? और क्या अभी जो बारिश होंगी वो भी बहुत तेज़ बारिश होगी? किसी जगह में खासी तेज अभी हुई भी है। जो बलूचिस्तान का बारखान डिस्ट्रिक्ट है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट को जनूबी पंजाब के साथ लगता है, डेरा गाजी खान के साथ बिल्कुल उसका जोग्राफिकली, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में 40 मिलीमीटर कितनी हो चुकी है। इसी तरह नीचे नसबेला में हो चुकी है। तो ये स्पेल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिंध से उधर शिफ्ट कर जाएगा, तो फिर अगले 2-3 दिन मिलके वहाँ पर, आज का दिन भी, कल का भी, परसों का भी, और हो सकता है कुछ इलाकों में जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के अजला हैं वहाँ पर तो 27 को भी चलेगा। और 27 के बाद फिर ब्रेक आएगी इसमें। आगे मेरे ख्याल में सितंबर के शुरू के दिनों 3-4 सितंबर तक कोई ऐसी फिर मेजर बारिश नहीं है इंशाल्लाह। उसमें काफ़ी दिनों की फिर ब्रेक होगी, और वो ब्रेक तकरीबन पूरे मुल्क पर ही होगी। हाँ, इक्का दुक्का जगहों में रहेगी बारिश, लेकिन ये किस तरह का जो मुसलसल स्पेल था और तेज स्पेल वो नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि ये जो ओवरऑल ये जो स्पेल्स चल रहे हैं, आप ज़ाहिर है कि थोड़ा सा आप उसका मुवाजना भी करते होंगे, पिछले साल की निस्बत कितना ज़्यादा हैं ये? देखिए, पिछले साल तो खैर बहुत, उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। पिछले साल तो -10% रहा था पूरा मानसून हमारा, वो तकरीबन -10 या +10 जो होता है वो नियरली नॉर्मल हम उसे कहते हैं। तो पिछले साल तो वो नॉर्मल एक तरह से रहा था, और इस दफ़ा तो ऑलरेडी बहुत एक्सेस में जा चुका है, यानी 180% और ऑल ओवर द कंट्री अगर हम उसका वो करते हैं एवरेज लेते हैं तो 180% ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। और सिंध की हद तक, यानी ये जो अगस्त के 23-24 दिन गुजरे हैं, ये तकरीबन 600% बारिश ज़्यादा इन 23 दिनों की एवरेज के साथ आप कंपेयर करें। अल्लाह खैर। इसी तरह बलूचिस्तान में 400% से ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान के उन एरियाज़ में जहाँ मानसून की हवाएं कभी पहुँचती नहीं थी, इस दफ़ा वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ बारिशें हुई हैं। अच्छा सरदार साहब, ये कहिएगा कि जैसे हमने कभी नहीं देखा कि कराची में साल में जब हम देखते थे कि 1 या 2 बारिशें हो गई, इस बार तो हमने देखा कि लगातार 2 महीने बारिश होती रही। अभी देखिए कहाँ से जुलाई से शुरू हुआ था सिस्टम, और अब अगस्त के एंड तक ये सिस्टम ख़त्म होने जा रहा था। तो चले हम कहेंगे कि मानसून की बारिशें थी, गर्मियों में बारिशें थी। आगे जब सर्दियाँ आ रही हैं, उनमें आपको क्या लग रहा है कि उनमें भी क्या ऐसे कोई बारिश वगैरह के इम्कान हैं, या मज़ीद इस साल में आप और बारिशें देख रहे हैं? देखिए, सर्दियों की बारिशों के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसका डायनेमिक्स होती है। वो वेस्ट से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम उनको कहते हैं। तो वो तो दिसंबर में जाके नवंबर के एंड पे पता चलेगा कि किस तरह से होती है सर्दियों की बारिशें। मतलब उनका इन मानसून की बारिशों से कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना, कोई लिंकेज नहीं बनता। अच्छा, ओके, यानी कि एक्सटेंडेड इतना कोई सेशन नहीं हो सकता, ये दरमियान में ब्रेक ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल, ये उम्मीद है कि 15 सितंबर तक ये, यानी सितंबर के शुरू के दिनों तक तो ये ब्रेक रहेगी, और फिर देखें 1 या 2 स्पेल 15 सितंबर तक आएंगे। लेकिन अमूमन सितंबर में रेशो कम होती है बारिशों की। वो अलग बात है कि कोई मतलब एक तरह से सडनली कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कराची के समंदर के, जैसे अभी हम ये वाला स्पेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये आज से अगर कोई 2 हफ्ते पहले देखा जाए तो वी वर नॉट फोर्सिंग अनदर लाइक स्पेल, लेकिन फिर एक स्पेल आ गया ना। तो बहुत शुक्रिया जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बलूचिस्तान में जो बारिशों की पेशगोई की कि जो अभी कराची में जो सिस्टम मौजूद है, ये अब यहाँ से ट्रैवल कर चला जाएगा बलूचिस्तान में, फिर वहाँ पे बारिश बरसेगी। तो कोयटा हम ऑलरेडी देख रहे हैं, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त किस कदर वहाँ पे सिचुएशन ख़राब है। जान लेते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल भी। अतिया करम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। अतिया, अभी हमारी सरदार सरफराज साहब से बात हो रही थी और उन्होंने हमें बताया है
कि अभी बलूचिस्तान में मजीद बारिशें होंगी और जो स्पेल कराची में जा रही है भी बलूचिस्तान में बरसेगा 2 दिन कम से कम, 2 दिन कम से कम उसके बाद बरसेगा। आगे की तो अलग बात। लेकिन जो इससे पहले बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई हैं उनसे जो सैलाबी जो सूरत हाल और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देख बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 250 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों के मवेशी बह गए हैं, लोगों के घर मुनहदम हो गए हैं। और मैं देख रही थी वो जो कना यारी, वो जितना बलूची गाना जो पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है, पूरी दुनिया में जो मशहूर है, जिसमें सिंगर हैं वो खुद उनके बच्चे खुले आसमान तले रहने पर मजबूरन का अपना घर बह गया। अतिया ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? मदीहा सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस पर जिस कदर अफसोस किया जाए वो कम है। कुछ अरसे पहले हम ज़्यादा देर की बात नहीं है, किले अलमास में मैं आई थी और इस वक्त भी मैं किले अलमास में मौजूद हूँ। सूरत हाल आप फुटेजेस से देख सकते हैं कि इस कदर बुरी सूरत हाल है, मुसलसल बारिशें बरस रही हैं। अगर कोयटा शहर के अंदर रहते हुए जो किलियाँ हैं वहाँ पर लोगों की इमदाद नहीं की जा रही, तो दीगर अजला की तो सूरत हाल इतनी अबतर है मदीहा कि वहाँ के हवाले से सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं। हुकूमती इक़दाम ऐसे हैं कि हुकूमत खुद कह रही है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इस इतने बड़े डिज़ास्टर को जो है वो मैनेज कर सकें। तो दूसरी जानिब जब असम्बली के फ्लोर पर बहुत से MP और MNAs ने भी इस हवाले से बात की, उनका ये कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए कि वो इन मुतासरा अजला और बलूचिस्तान इवन कोयटा के जो मुतासिर इलाके हैं वहाँ पर वो लोगों की इमदाद करें। सबसे बेसिक इस वक्त ज़रूरत ये है, अभी भी बादल छाए हुए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। इस वक्त मैं किले अलमास में मौजूद हूँ। ये वही बदनसीब किली है जहाँ पर बारिश का पानी आया था, लोगों को सांप और बिच्छू ने काटा था। आज भी जब मैं यहाँ आई तो सूरत हाल वही है मदीहा, बहुत अबतर सूरत हाल है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशें लोगों के जो रहते सहते घर थे उन्हें भी बहा कर ले गई और यहाँ पर उन्होंने जो है बच्चों को अपनी मदद आप के तहत कंधों पर उठा के जो है बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुँचाया और उसके बाद लोगों ने चंदा करके जो है वो मशीनरी लेकर आए और सड़कों को तोड़ा ताकि ये जो पहाड़ से आने वाला पानी है ये जो है निकल जाए यहाँ से, और वो पानी गुजरता हुआ दरमियान में आने वाली बहुत सी किलियों को बहा कर ले गया। और यहाँ पर लोगों की वही फरियाद थी, वही रोना था कि इस पानी में पहाड़ों से सांप भी आए, ज़मीन से बिच्छू भी निकले, बहुत से लोगों को काटा भी। और आज भी हमने बहुत से लोगों की जो है वो दाद रसी जो वो बोलना चाह रहे थे, उनकी जो फरियाद थी वो हमने पहुंचाई और लोगों का यही कहना था कि हुकूमत का कोई बंदा अब तक यहाँ नहीं आया। मुझे ये बताइएगा कि एक जानिब आपने हमें ये कहा कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि जो हम मैनेज कर सकें, तो आपको इतने अरसे में कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी? कोई बताया गया कि भाई हमने इतना फ़ंड मुख्तस किया? और आपको पता है कि हम 2 चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि एक तो पहला प्राइमरी डिज़ास्टर ये है कि ये जो सैलाब आ रहा है, जो सेकेंडरी डिज़ास्टर है कि उसके बाद फूटने वाले अमराज हैं, जिसमें ज़्यादातर अमराज जो हैं वो गंदे पानी की वजह से फूटेंगे। तो उसके लिए पानी की फ़िल्ट्रेशन के लिए बेसिक चीज़ों के लिए कुछ अभी तक किया गया या कुछ भी नहीं किया जा रहा वहाँ पर? इशफाक, यहाँ पर बारहा जो है वो यही बात सामने आती है, हम भी ये बात डिस्कस करते हैं कि सिर्फ जो है वो ज़ुबानी कलामी दावे ही अब तक मैंने भी देखे हैं और यहाँ पर लोगों की सूरत हाल इसीलिए हम बार बार ये चीज़ मंजर आम पर लेकर आते हैं कि खुदारा कुछ होश के नाखून लें और कुछ ठोस इकदाम किए जाएँ। जितना आपके बस में है कम से कम उतने इकदाम तो कर लें आप। यहाँ पर आप देखें कोयटा में अगर लोगों का ये हाल है तो मैंने वही कहा दीगर अजला में सूरत हाल बहुत अबतर है। वहाँ पर लोग अभी भी पानी में जो है वो डूबे हुए हैं, अम्बात बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अम्बात अब मज़ीद बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि वबाई अमराज फूट पड़े हैं। कोयटा में इन इलाकों में तो हैज़े की वबा वैसे ही फैली हुई है, लेकिन जो महफूज मकामात हैं जैसे शहर का अंदरून हिस्सा है वहाँ पर भी साफ़ पानी में भी जरासीम हैं और लोग हैज़े का शिकार हो रहे हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। अस्पतालों में अद्वियात तक मुयसर नहीं है, जिन लोगों की अद्वियात तक रसाई है उनको भी मेडिकल जो है वो बेहतरीन तरीके का नहीं मिल रहा, तो इन लोगों की तो अस्पतालों तक कोई रसाई नहीं है। अभी मेरी यहाँ पर बात हुई इन लोगों से और मैंने इनसे यही बात की, लोगों को कैनोले लगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप
उनका कहना ये था कि मेडिकल कैंप तो दूर की बात है, यहाँ पर तो हम जब रोते पीटते अपने बच्चों को वो सैलाब के पानी में से निकाल रहे होते हैं तो कोई हुकूमती नुमाइंदा हम तक पहुँचा ही नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि क्यों हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचे। यहाँ पे एक्सेस बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ के जहाज़ से उतरती हैं कि और वो जहाज़ के हुकूमती नुमाइंदों के पास नहीं है कि वो जिन किलियों के पास आके लोगों की सूरत हाल को देख सकें। आप यहाँ पे कैसे आते हैं अगर हुकूमती नुमाइंदा नहीं आ जाता? कोई जादू है आपके पास? मदीहा, बस यही कहा जा सकता है कि शायद हम कोशिश कर लेते हैं, हम अपने काम के साथ सिंसियर हैं और हमें इनका दर्द महसूस होता है और हमें लगता है कि हम इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं तो शायद किसी के दिल में रहम आए और कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। प्राइवेट सेक्टर को अगर अलाउ कर दिया जाए मदीहा, तो बहुत से मुखय्यर हजरात और बहुत सी जो प्राइवेट जो फाउंडेशंस हैं वो भी यहाँ लोगों की मदद के लिए पहुँच सकती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ना तो हम खुद कुछ कर रहे हैं और ना किसी को करने के लिए यहाँ भिजवा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी राब्ता सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन मैं पहुँच जाती हूँ, पता नहीं हुकूमत के पास पहुंचने के लिए कोई वसाइल नहीं है या ज़राए नहीं है। हमारे पास शायद वसाइल बहुत ज़्यादा है, विल नहीं है, ध्यान नहीं है, अपने बहुत सौ काम होंगे। हम तब उनको कुछ कह भी नहीं सकते। जो तर्जुमान ने ब्लॉक भी किया हुआ है ट्विटर पे, तो फिर मतलब क्या बातें कर सकते हैं। तो चलें जी, आई एम श्योर कि अतिया आपकी बात और जो बाकी लोग देख रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके। और हुकूमत अगर कुछ नहीं करी तो हमारे लोग, अल्लाह पाक ने आपको इतना कुछ नवाजा है, वो लोग जो मुखय्यर हजरात हैं, खुदारा अपने बलूचिस्तान की बहन भाइयों के लिए कुछ ज़रूर सोचें, उनकी मदद करें। बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया जी अतिया करानी नुमाइंदा, एंड हैट्स ऑफ टू अतिया, एक औरत हो कि वो इन तमाम जगहों पे पहुंच जाती हैं जहां पर हुकूमती नुमाइंदे नहीं पहुंच पाते। तो मैं खुद से सोचना चाह रही थी सती कि हो सकता है कि चलो जी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो, अतिया उड़ के जाती हूँ, अतिया के पास कोई हेलीकॉप्टर हो, तो लेकिन उस बेचारी के पास ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत के पास तो ज़्यादा वसाइल होने चाहिए। मतलब ये है कि अतिया के पास बिल है ना, नहीं होती नेल पेंट वगैरह जो सारी चीज़ें। अतिया तो बेचारी जैसी वो तो पहुंची होती हैं। तो क्योंकि आप ये देखें, आपने तस्करा किया अतिया एक खातून है, तो तर्जुमान भी एक खातून ही है। मैं वो तो ब्लॉक कर दिया, उनको हम कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन वो वाली बात है कि जब हम आपको आईना दिखाएं तो बुरा मान जाते हैं। देखिए जी, हमारा तो यहाँ पर काम है कि हम अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, हम आप ही को हेल्प आउट करें। हो सकता है ऐसी बहुत सारी जगह जो आप लोगों की नज़र में ना हो, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर आपसे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते हो, उसके बाद आप नोटिस ले लें। उसके बाद नोटिस ले लें, पर नोटिस खुदा के लिए नोटिस तो लें। इन लोगों की दादरसी के लिए तो पहुँचें। इनकी आहो बुकात अर्श तक जा रही है, ऐसा ना हो कि इसकी लपेट में आप भी आ जाए। खैर जी, ब्रेक की तरफ अब जाते हैं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:05 हुए चाहते हैं पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक, और हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप घरों में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, अगर अल्लाह करे कि वहाँ पर नशरियात चल रही हूँ, और उसके अलावा बाकी लोग जो यूट्यूब के ज़रिए अपने स्मार्ट टीवीज़ को कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो वहाँ पर देख सकते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जिनके पास एक्सेस है तो वो हमें देख सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला के मेहरबानी होगी इंशाल्लाह सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेगा पैमरा, तो फिर उसके बाद बाकी नशरियात भी खुल जाएंगी और आप यूँ ही हक और सच की आवाज़ को देखते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद हम नाम बताना भूल गया अपना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशफाक? अशफाक इसाक सत्ती। ओह, बीच में लाइन ही खराब हो गई यार, सुने लाइन ही खराब हो गई। ऑफ कोर्स हमें इतनी टेंशन है। हमें मसला ये है कि हम जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं हम एफर्ट करते रहेंगे। हम रोज़ आपके सामने तमाम तो सूरत हाल, चाहे वो फ्लड की सूरत हाल हो, वो मौसम की सूरत हाल हो, जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो दिन ब दिन बनता चला जा रहा है, जो लोगों के साथ साथ में अचीवमेंट्स हैं हम उनको सेलिब्रेट करें। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी तगदो ऐसा ना हो कि रायगा चली जाए और आप लोगों तक ये ज़रूर पहुँचे। बट वी आर ग्लैड कि यूट्यूब पर भी आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, और इंशाल्लाह बंदे जल्द ख़त्म हो गए और हम जल्दी ऑन एयर आएंगे एंड विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर एंड ब्राइटर इंशाल्लाह। खैर, बहुत सारी अभी भी खबरें हमारे पास शेयर करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि टॉप स्टोरीज हम पहले शामिल करते हैं, तो 10 बजे की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की नई सियासी हिकमत अमली, जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान कहते हैं दुनिया ने देख लिया कौम किसके साथ खड़ी है, नौजवानों को इमरान टाइगर्स बनने की दावत। तूफानी बारिश के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा मरहला ताखीर का शिकार। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में इंतखाबात मुलतवी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा।
और जिम जाने का वक्त नहीं, एक्सरसाइज कब करें, घरेलू खवातीन अपने आप को फिट कैसे रखें, आज आपको बताएंगे बाखबर सवेरा में। अच्छा जी, हम जनाब बात कर रहे थे कि ऐसे बारिशें हो रही हैं, कैसे हम देख रहे हैं कि तबाहकारियाँ उसकी बढ़ती जा रही हैं और ये जो सैलाब का सिलसिला है वो अब मुल्क के तूलो अर्ज़ में अपना असर दिखा रहा है। बलूचिस्तान से उसका स्टार्ट हुआ ईद से कुछ पहले, उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता चला गया। हम आवाज़ उठाते रहे लेकिन हमारी आवाज़ से किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वो जूं अभी तक शायद लगता है मर चुकी है कि अभी तक वो रेंग नहीं रही। अभी बलूचिस्तान में हाल ये है कि वहाँ से सोख्ता लाशें लोगों की मिल रही हैं, लोग सैलाब की नज़र हो चुके हैं, माल मवेशी जो है वो उनके सारे बर्बाद हो चुके हैं, फसलें ना होने के बराबर हैं, सेब के बागात ख़राब हो चुके हैं। कल अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट जो मैंने देखी थी, आप ये देखें कि कैसे दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि कितना इम्पैक्ट इस चीज़ का होता है। और अभी तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सैलाबी रेला गुजरता जा रहा है, फिर नुकसानात का जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है। और अभी तो इस सिंध में ही आया है, जब यहाँ से सैलाब का पानी निकलेगा फिर पता चलेगा कि सिंध में भी कितनी तबाही मचाई है इस बारिशों ने, इन सैलाब ने। खैर हम इधर शिकारपुर की सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि शिकारपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो सूरत हाल है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हमारे नुमाइंदे आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों के वहाँ पर जो घर है मुनहदिम हुए हैं और लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। आगा ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मदिया, शिकारपुर में 8वें रोज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप पूछ रही हैं तो तकरीबन जिला शिकारपुर की 4 लाख ज़रई ज़मीन जो है वो शदीद मुतासर हुई है, जिसमें खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं और किसानों को तो ये शदीद नुकसान है। उसके बाद जो जिला शिकारपुर का मरकज़ है लखीदर चौक, जुमानी हाल से लखीदर और जुमानी हाल से अल्लाह वाला चौक, आखीदर, शाही बाजार, यहाँ का कारोबार गुज़श्ता 8 रोज से बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजरों ने 12 एहतजाज भी किया कि शहर से किसी तरह से पानी निकाला जाए, मगर शहर से पानी ताहाल नहीं निकल सका। 8 रोज से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मोटरें हैं वो वक्फे वक्फे से चल रही हैं, कभी चल रही हैं कभी नहीं चल रही, कभी डीजल का मसला है, कभी पेट्रोल का मसला है, तो पानी ताहाल वहाँ खड़ा है। अच्छा। जो शहर के पानी निकासी आपकी सबसे बड़ी मोटर जो म्युनिसिपल इंतजामिया की है वो तकरीबन 8 रोज से खराब है। उसके लिए कहा जा रहा है कि कराची से एक मैकेनिक आएगा जो इसको बनाएगा, ताहाल वो मैकेनिक भी नहीं आ सका। अगर कैंप्स की बात की जाए तो शहर में 113 जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसमें 4930 खानदान उन्होंने पनाह ली हुई है। ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं, जिस सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 अफराद ताहाल जहाँ बाग हो चुके हैं। शिकारपुर के अलावा शिकारपुर के 3 ताल के और हैं, गढ़ी यासीन, खानपुर, लकी गुलाम शाह, वहाँ भी सूरत हाल बड़ी अबतर है। लोगों ने सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में, चौकियों में और जो गवर्नमेंट की दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनमें उन्होंने पनाह ली है। और वक्त आने थे परसों वजीर आला सिंध साहब, पर वो लकी गुलाम शाह से होते हुए लाड़काना चले गए। यहाँ आए रोज क्या मतलब योमिया बेसिस पे 1-1 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर लोग एहतजाज करते हैं, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को टेंट नहीं मिलता और किसी को दवाई नहीं मिलती। अब तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने बाहर का जो दरवाजा है उसका गेट बंद कर दिया है और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। और वो पुलिस एहलकार जो वहाँ खड़े हैं उनको कहते हैं कि यहाँ आपका आना नहीं है, बाहर ही खड़े हैं। उसका दफ्तर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है जहाँ बाहर गेट है। तो वो एहतजाज करें तो क्या कहाँ करें? अगर वो एहतजाज करते हैं तो बाहर और सड़कों पर, शाहराहों पर पानी ही पानी है, बारिशें हैं। बात सुनिए, डिप्टी कमिश्नर साहब अगर यहाँ लोगों को सुन नहीं सकते तो जाएं काम छोड़ के अपना। ये कौन उनसे पूछे? वो मुलाकात का जो वो मीटिंगों से ही फारिग नहीं होते, कभी नहीं वफाकी वजीर उनके पास बैठा लोग हुआ है। मर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है डिप्टी कमिश्नर साहब? डिप्टी कमिश्नर साहब सारा दिन मीटिंगों में बिजी हैं, कभी दफ्तर में फलाना अफसर आ रहा है, कभी फलाना वजीर आ रहा है, बस उनको ब्रीफिंग देने पे। अमली काम ये है कि किसी को खाना नहीं, किसी को कपड़े नहीं, किसी को इलाज नहीं। वज़रा साहिबान को खुश करने में अवाम की बड़ी जबरदस्त वो खिदमत कर रहे हैं। क्या बात है। नाम क्या है वैसे डिप्टी कमिश्नर साहब का? जी ये जाफरी साहब हैं। अच्छा जी। अच्छा चले। तो
मैं बताता चलूं कि कल आगा सिराज दुरानी काम गवर्नर ने गढ़ी यासीन में जो है वो कुछ इलाकों का दौरा किया था, मुतासरा इलाकों से मुलाकात में लोगों से मुलाकात की, उन्हें बहाली की यकीन दहाली दिलाई कि हम आपको मुकम्मल तौर पर जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे हर कदम पे। पर अमली तौर पर ताहाल कुछ नहीं देखा जा सका। अच्छा। अब लोग तो अल्लाह अल्लाह करके इस उम्मीद में है कि अल्लाह बारिश बंद करे और खुद ही ये पानी निकल जाए, बाकी हुकूमत की तरफ से हमें कोई हुकूमत से तो तवक्को कम ही होती है। जी जी जी। तो खैर चले ठीक है, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे आगा इसरार, और आपसे मालूमात हम लेते रहेंगे। शिकारपुर से हमें तफसीलात दे रहे थे। नवाबशाह में क्या हाल है? वहाँ पर भी गाज़ियाबाद और नवाबशाह के शहरों अतराफ़ के इलाकों में पानी जमा है। कच्चे मकानात हस्बे मामूल ज़मी बोस हो चुके हैं और शहरी अपने मवेशियों को कोड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर हैं। रिजवान थेबो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। रिजवान बताइएगा भाई कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल है इलाके में, क्या वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है? जी इशफाक, हालिया बारिशों ने जिला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में तबाही मचा दी। जिले की 4 तहसीलों को मुतासर किया है, जिसमें ज़्यादातर नवाबशाह और दौर की तहसील मुतासर हुई हैं। अगर बात की जाए नवाबशाह की तो हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। नशे भी लागे तो डूब चुके हैं। नाकासी आब ना होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज रोज का मामूल बना हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर नाकासी अब पानी की वजह से जो है बीमारियां फैल रही हैं। शहर के बेशतर मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। 50 से जायद जो है बिजली के ट्रांसफार्म खराब हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक काम जरूर किया जा रहा है, जो सरकारी दफातर और बासर अफराद और उनके बंगलों और जमीनों से मशीनों के जरिए पानी निकालकर सड़कों पर डाला जा रहा है। देखिए वो पहले एक लम्हे की खामोशी प्लीज इख्तियार करें कि देखिए कितना ज़बरदस्त काम है कि माशाल्लाह उनके बंगले महफूज रहें। सरकारी मशीनरी का देखें सरकारी अफसरान के लिए इस्तेमाल नहीं होगा या बासर अफराद तो के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो देखिए गरीब तो हमेशा सहता आया है ना। गरीब का काम ये तो नहीं है कि वो उसको कोई आसाइश मैसर आ सके। उसके नसीब में सिसकना, तड़पना और इसी तरीके से अपने अमलाक को, अपने माल को बर्बाद होते देखना लिखा है। तो बिल्कुल सही है, ये जाहिर है कि ये जो रास्त इक़दाम है जो लग रहा है कि इनकी जानिब से उठाया जा रहा है। गरीब को कौन पूछता है? तो ये अहकामात आपको पता चल सका कि किसकी जानिब से दिए गए हैं कि ये जो सारे बासर साहिबान हैं ये खुश रहें? ये अहकाम तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी मशीनरी है वो ही बासर अफराद को प्रोटेक्ट करती है। और कई देहात जो है डूब चुके हैं, कई जो है देहातों का ज़मीनी राब्ता कट चुका है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर 8 रोज हो गए हैं वो अपने दफ्तर में नहीं बैठ रहे। अच्छा। मैं आपको यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि हजारों अफराद सड़क के किनारों के ऊपर जो है बेयार मददगार बैठे हैं। जिला शहीद बेनज़ीराबाद में छतें और मकानात की जो दीवारें हैं वो अपना गिरी हैं, जिससे 6 अफराद जहाँ बाग अब तक हो चुके हैं और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हैं। लाखों हजारों जो है वो मवेशी जो है वो मर चुके हैं और गायब बह चुके हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता चलूँ कि रेड अलर्ट तो जारी किया गया था बारिश का। 1-2 मीटिंग तो जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं ना। डिप्टी कमिश्नर साहब बिजी, आपने जैसे कहा कि वो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवाबशाह की सूरत हाल के हवाले से मैं बता रहे थे। सिंध की भी जो सूरत हाल आपके सामने, पंजाब की भी जो सूरत हाल है वो देखिए एक पहलू मुश्तरक है, यानी कि शिकारपुर में भी काम नहीं करना डिप्टी कमिश्नर साहब ने, नवाबशाह में भी काम नहीं करना। कोई कमिश्नर साहब हो, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब हो, उनको अगर थोड़ा सा फोकस हो। लेकिन जाहिर है कि वो खुश भी किसको कर रहे हैं? वो खुश भी तो अपने से आला अफसरान को ही कर रहे हैं। एक जानिब दरवाजा बंद है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलना साइलिन के लिए, दूसरी जानिब वो दफ्तर में बैठ ही नहीं रहे और पानी निकाला जा रहा है। मशीनरी है, देखें अच्छी बात यह है कि मशीनरी है, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन गरीब को कौन पूछता है? सर उन्होंने कहा अपने यहाँ से पानी निकाल लेते ताकि उस पर जंग ना लगे। अच्छा खैर, पंजाब में तौंसर शरीफ की भी जो सूरत हाल है वो उनसे मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी जो बारिश हुई थी उसने जो सैलाब की सूरत हाल में पैदा की, वहाँ भी लोगों के घर मुनहदम हुए, लोगों के माल मवेशी वहाँ पर बह गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या जान लेते हैं। वसीम अफसल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम ये बताएगा कि तौंसर शरीफ में इस वक्त क्या सूरत हाल में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, फ्लड की सिचुएशन क्या है, और साथ में ये बताएगा कि इमदादी जो कार्रवाइयाँ थी वो कहाँ तक पहुँची, जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी वो कहाँ तक पहुँची हैं?
जी, तौसा शरीफ और कोह सलमान के वो इलाके जो बारिशी और सैलाबी सूरत हाल में पहले से बहुत ज्यादा मुतासर हैं। एक माह के अरसा में ये दूसरा स्पेल जारी है। यहाँ की सूरत हाल आपको अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि अब तक ज़राए के मुताबिक 26 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कई अफराद अभी तक लापता हैं। सैकड़ों जानवर हलाक हो चुके हैं। 100 के करीब बस्तियां हैं जो मुतासर हुई हैं। दर्जनों का तो नामो निशान भी मिट चुका है। राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं। लोगों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। लोग बेसर सामान के आलम में पड़े हैं। सर छुपाने के लिए मकान नहीं। बच्चे, बीमार, बूढ़े इलाज के बगैर तड़प रहे हैं। यहाँ से अरबों की यहाँ पे ज़राई अजनास खत्म हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। कोह सलमान के ऐसे इलाके जहाँ राब्ता नहीं हो पा रहा, लोग जड़ी बूटियां खाने तक मजबूर हो चुके हैं। इन लोगों को अपने प्यारों को दफन करने के लिए खुश्क जमीन तक मुयसर नहीं है। अल्लाह। लोगों के पास राशन खत्म हो चुका है। बीमार घरों में पड़े हैं। वबाई अमराज जन्म ले रही हैं। क़यामत सोरा का मंजर है। तो वसीम ये मुझे बताएं, से निपटने के लिए अब इदारे भी बेबस नजर आ रहे हैं। अच्छा, बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर दूसरे सूबों के निस्बत हमने ये देखा कि वसाइल भी ज़्यादा होते हैं और विल भी ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर कोशिशें नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको कोई कोशिश काविश नज़र आ रही है? देखिए, सूरत यह है कि यहाँ रास्ता रोड है नहीं, पहाड़ी इलाके हैं और ये तौसा शरीफ की जो सूरत हाल है, ये जोग्राफियाई सूरत हाल है। एक तरफ दरिया के इलाके हैं और एक तरफ पहाड़ों से ऊपर से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी है। अब एक 100 के करीब अब बस्तियां जो है ना सफाई हस्ती से कुछ तो मिट गई हैं और कुछ, और एक बस्ती को अगर हम 50 टेंट भी दें तो फौरी तौर पे 5000 टेंट की फौरी जरूरत है। जब किसी बस्ती में टेंट देने जाते हैं तो 8 से 10 होते हैं। लोगों के दरमियान झगड़ा होता है। अब उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि वो अवामी नुमाइंदों को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा इस मुश्किल घड़ी में हम तो चलो गुजार जाएंगे, लेकिन कोई अवामी नुमाइंदा हमारे इलाके में ना है। अब लोगों ने बैन लगा रखा है। ये कंडीशन है इस सूरत हाल का सामने। मैं और वसीम, मैं आपकी आवाज़ से भी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो आपने बात की ना कि लोगों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए यहाँ पर सूखी मट्टी भी मुयसर नहीं है, ये बहुत ही अब तक यहाँ पे सूरत हाल होगी भी है। और अगर पंजाब की हम ये सूरत हाल देख रहे हैं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल होगी। लोग बहुत कस्मापुरसी की हालत में हैं और यहाँ पर अगर आप उनको टेंट भी पहुँचा दें तो लोग कहते हैं पीने का साफ़ पानी, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास मेडिकल सहूलियात नहीं हैं। और ये सोचें तो बच्चों की बात है, आप खुद घर में सोचें कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो और आप किसी ऐसी नागहानी आफत की लपेट में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि जो आपके घर के बुज़ुर्ग हो वो सेफ़ हो। यहाँ के तो घर के बुज़ुर्ग भी बारिशों से नहीं बच पा रहे। यहाँ तो घर के बुज़ुर्ग भी जो चलने फिरने से कासिर है, वो घर की छतें गिरने से जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होगी भी है। और वही बात कि ऐसा नहीं था कि बारिशें पहले प्रेडिक्ट नहीं की गई थी, बताया गया था बारिश। भाई ज़लज़ले प्रेडिक्ट नहीं होते, आसमानी बिजली गिरना प्रेडिक्ट नहीं होती, ऐसे तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, वो प्रेडिक्ट नहीं होते। लेकिन ये तो प्रेडिक्टेबल आउटकम था, पता था कि सैलाब आना है, बारिश होनी है, उसके नतीजे में पानी कहाँ से गुजरेगा, यानी कि 24 घंटे पहले से पता लग जाता है कि भाई अगर भारत भी पानी छोड़ता है तो वो कहाँ से आके कब किस मुकाम पे पहुँचेगा। दैट इज़ स्लो डेविस्टेशन, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर सियासी मसरूफियात से फ़ुर्सत मिले हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, तो फिर उसके बाद वो फोकस कर सकें आवाम के ऊपर ना। ये तो आवाम के पास तो जाएंगे आखिरी 2-3 महीने में जब इलेक्शंस होने वाले होंगे, उस वक्त इनको सारे प्यार भी करेंगे, उस वक्त इनको सराहेंगे भी, उस वक्त इनसे बढ़ के उनके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। आवाम के बच्चे उठा के उस वक्त तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, उस वक्त उनसे कोई किसी तरह के खतरात नहीं होंगे। अभी मसला ये है कि अभी फोकस कुछ और है, अभी फोकस कुछ और है, क्योंकि अभी फोकस है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार। जो इक़्तिदार में उनको इक़्तिदार में रहना है, जो इक़्तिदार में नहीं उनको इक़्तिदार में आना है। सो यही फोकस है। अब जी खैर पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन के लिए दबाव डालना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी किसी के दबाव में नहीं आया और अब भी किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। साथ में उन्होंने नौजवानों को दावत दे दी है टाइगर्स, इमरान खान टाइगर्स बनने के हवाले से कि जी आप आगे आएँ और आप जो है इमरान खान टाइगर्स बने। और साथ में जो ये टाइगर्स होंगे इनका काम ये होगा कि ये इमरान खान साहब का जो मैसेज है ये हर घर जाके देंगे। अच्छा जी, ये एक तो ये बात की। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने BBC से गुफ्तगू की है और कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को हुकूमत के इंतखाब का मौका दिया जाए। मज़ीद क्या कहा ज़रा देखिए।
unique thing is that in Pakistan, that has never happened before, is that charging political opponents in blasphemy cases and terrorism cases. Terrorism case has actually, made up against Imran Khan, which has obviously no legal significance, and it will be quashed by Supreme Court. But yesterday, when the government tried to arrest Imran Khan, hundreds and thousands of people came on the road, and Imran Khan is certainly the most popular leader in Pakistan, and this was just an expression of their popularity. We are seeking our election, and we want that people of Pakistan should be given a chance to elect the government. But this government, you see, the present Prime Minister has 84 National Assembly seats, whereas Imran Khan has 155 Assembly seats. So you can imagine that the minority is actually right now ruling Pakistan, and they have no moral authority to rule Pakistan. तो किस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो दबाव बढ़ाएंगे कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तारीख अनाउंस की जाए, इस हवाले से बात कर लेते हैं सियासी तज्ज़ियाकार और साथ में हमारे प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। चौधरी साहब, फिर से आज भी वक्त, आज भी वीडियो कॉल पे नहीं आए, बस चौधरी साहब वीडियो अपना दीदार भी करा दे तो मैं बड़ा अच्छा लगेगा। चौधरी साहब, ऐसे सत्ती साहब। जी सर। किसी दिन फिर पहले जरा हो जाए, फिर मैं जाके ना स्टूडियो में लाइव ज्वाइन करूँ वहाँ से। वो सर घर से ही कर लिया करें ज्वाइन, वीडियो कॉल करके स्काइप पे। वो जो है ना, वो क्या ज़ूम शूम में नहीं सही आता। चले बस ठीक है, करेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हामी तो भरी। हाँ चलिए, एनी टाइम मैं क्योंकि कराची आता हूँ तो उधर आपके सामने। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर तो पूरा शो आपके नाम करेंगे। उस दिन रेटिंग मीटर सड़ जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आप हमारे पास आ गए। कसमें सही कह रही हूँ मैं आपको। अच्छा मुझे ये बताइए, खान साहब कह रहे हैं कि वो जो अब इलेक्शंस के लिए दबाव बढ़ाएंगे, क्या हिकमत आपको लग रही है? उनके पास एक बड़ी अच्छी ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, दो अपने सूबों में अपनी डिजॉल्व, वही वो जो हुकूमत हमें भी पता है कि अपनी हुकूमत डिजॉल्व कर देंगे, असेंबलीज डिजॉल्व कर देंगे तो इलेक्शन हो सकते हैं। ये कैसे दबाव बढ़ाएंगे? ये ऐसे ही वो एग्रेसिव बयान देने से? जी वो मतलब उनका काम तो ठीक चल रहा है ना। हाँ, इस वक्त आप क्या है, कोई चैनल खोलें, कोई टॉक शो करें, कोई कुछ करें, इमरान खान हो रही है ना। उनकी कोई 4 साल कारकर्दगी पूछ रहा है, ना इनकी 5 महीने की कोई प्लान और कोई एक्सिक्यूशन देख रहा है शहबाज गवर्नमेंट की। जी ना, वो फ्लड में जो लोग फंसे हुए हैं, मर रहे हैं, जिनके ना डोर रहे हैं, ना डंगर रहे हैं, ना उनके कच्चे घर रहे हैं, ना पक्के मकान रहे हैं, ना उनकी कोई दाद रसी के लिए जा रहा है ना। साहब ये वैसे आपने बिल्कुल सही समत में इशारा किया। हम अभी अपने प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे कि वहाँ पर लोग तबाही का शिकार हैं। ये सिंध में तो हम बात कर रहे थे, शिकारपुर की बात की, नवाब शाह की बात की। एक जानिब तो डिप्टी कमिश्नर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सिर्फ सरकारी अफसरान, आला अफसरान और जो बाकी बासर अफराद हैं उनको क्लियर करवाने में मसरूफ़ हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये हाल है। अभी वो लड़काना से भी कुछ अजीब सी खबरें आ रही हैं कि जो सामान मुतासरीन को दिया जाना था वो बेचा जा रहा है, उसको स्मगल किया जा रहा है। ये हाल है सिंध में। नहीं, आपने जो यहाँ बना दिया ना रिवाज है, कोई आवाम की खिदमत, आवाम के पास पहुँचना, उनके लिए कुछ करना, कुछ ये कोई काम नहीं है। बस चापलूसी करें, हाँ, लूट मार करें और अपना हिस्सा रख लें और बाकी उनको पहुँचाते रहें। दिस इज द हॉलमार्क। यानी ये तो सारे मुल्क में दर्जों के फर्क से ना, वेरियंस ऑफ डिग्री के साथ कोई मतलब है, बात नहीं बनी। 75 साल आपने वो ज़ाया कर दिए हैं। मतलब आगे की बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ सफ़र जो है रुका नहीं है। हम अपने साथ एक तरफ बांग्लादेश को भी देखते हैं। मतलब आप देखें ना, 71 के बाद से वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो गई है। वहाँ का टका जो है वो पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा तगड़ा है और हम आज भी मतलब बजाय कि हम बेहतर हालात की तरफ जाए, चौधरी साहब हम तो मुसलसल हमने बैक गियर लगाया हुआ है। जी मतलब किसी को और ये भी नहीं है कि भाई कोई तमीज़ रह गई हो कि भाई क्या हालत कर दी है लोगों की। अच्छा ये नहीं कि वसाइल नहीं है, अल्लाह का फजल है, सब कुछ हमारे पास है और सिर्फ ये है कि लोगों के वसाइल है लोगों के लिए और उन पर खर्च करने हैं, लेकिन नहीं। तो बिल्कुल ऐसे रोहित, वो आप कहते हैं इलेक्शन तो मैंने कहा कि कोई इशू नहीं है करवाना। वो खान साहब अगर उनके पास कई ऑप्शन है सियासी तौर पर, तो वो क्यों नहीं लेकिन चल रहा है काम ना। वो लेकिन ये है कि उसमें देखे ना, अगर आपका तसादम हो जाए, तशद्दुद शुरू हो जाए
तो कोई पता नहीं क्या हो, कितने बंदे नीचे गिर जाए, ये कितने का पहले ही आप किस सूरत हाल में फंसे। अच्छा, वो सितंबर की वो कह रहे थे कि सितंबर में हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, वो कल आपसे बात करना याद नहीं रहा था। साबिर शाकिर साहब से किसी ने पूछा कि आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ट्वीट ही किया था कि जी सितंबर के फर्स्ट वीक में। आपके कुछ इल्म है? जी वो तो मतलब हम चाहते हैं वो आज ही आ जाएं, लेकिन वो तो उनका इशू है ना इंफरादी। लेकिन फवाद चौधरी का एक बयान आया है कि 10 सितंबर तक फैसला हो जाएगा। हाँ जी, तो वो क्या अदम एतमाद लेके आएंगे फिर से? ये अभी बाज़ाहिर कुछ हिंट्स उसकी जानिब जा रहे हैं। नहीं, वो अदम एतमाद तो ये है कि अब देखे ना, ये आपकी MKM को जिस तरह आवाम के हाथों मार पड़ी है, उन्होंने मतलब 6-8 महीने फर्ज करें ये हुकूमत आज नहीं हटती, तो 6-8 महीने ही है ना इसके। तो इसके लिए अपने अगले 5 साल का जो बेड़ा गर्क तो नहीं करना किसी ने, वो बाप वाले हों, ये MKM वाले हों, ये 2-3 जो काफली के हैं, ये आप किसी वक्त भी कोई भी अपना फैसला बदल सकता है। ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी जमात है जिसमें काफली आ जाती है, MKM आ जाती है, वो तमाम जमातें मतलब जो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। हाँ, क्योंकि ये तो सारी वो जमातें ना कि जहाँ भी हुकूमत बनानी होती है, जहाँ जाके जमातें बैठ जाती वहाँ हुकूमत बन जाती है। हमने भी देखा है, पहले भी अगर PTI की हुकूमत खड़ी थी तो ये जमातें साथ खड़ी थी तो हुकूमत बनी हुई थी, वो जमातें निकल गई तो हुकूमत गिर गई। तो इन्होंने भी तो देखना है कि हमें लोगों को बेचना क्या है। हाँ, आपका इरादा है कि इमरान खान को नीचा दिखा के फिर हमने इलेक्शन में जाना है, तो एक आपने बड़े प्लेयर को आपने बाहर निकालना है। ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं। तो फिर वो उसके नतीजे में यहाँ क्या मारामारी का माहौल बनेगा। अच्छा सर, तो सर वैसे ये जो छोटी सी जमातें होती हैं जिनमें जिनकी नुमाइंदगी बड़ी कम होती है, ये इनके डिसीजंस अपने होते हैं इनके? नहीं, इनकी भी डोरियां भी हिलाई जाती है। अच्छा सर, एक बात बता दें सर कि ये KP हुकूमत ने कहा है कि ARY को खोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रीब्यूटर्स को इधर उधर। अब वो ज़ाहिर है कि हम पता करेंगे, लेकिन ये पंजाब में कोई इस तरह के डायरेक्टिव नहीं जारी हो सकते अगर हुकूमत चाहे तो? वो भी कर देंगे। बुलाया था वज़ीर आला ने, परवेज अली ने खुद बुलाया था केबल ऑपरेटर। अच्छा, वहाँ क्या है जी हम खोलते हैं, जाके कहते जी वो हमें फिर धमकाया जा रहा है। अच्छा जी, एक तो यह है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी फिलहाल पैमरा है, जाहिर है। नंबर 2, जो ये जिनसे दबाव डाला जा रहा है वो पंजाब और KP गवर्नमेंट से बियॉन्ड है। ओके, इससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं। ठीक, आज केस लगा हुआ है सिंध हाई कोर्ट में, इंशाल्लाह। तो ये अभी सिचुएशन बेहतर हो रही है और कपल ऑफ डेज में मुमकिन है, कपल ऑफ आवर्स में ARY वापस चलें जी, अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हमारे शो का एक बार फिर से हिस्सा बने। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। लेकिन मैं सोचो कि चौधरी साहब आ गए कराची। हाँ, क्या बात। और सोचे चौधरी साहब यहाँ पे भी नहीं, चौधरी साहब ने कहना तुसी बैठो इत्थे तो मैं बैठांगा इत्थे। हाँ, बिकॉज़ इनका मेन एंकर। बिल्कुल। और हम दोनों वहाँ बैठे होंगे। बिल्कुल। जो रेटिंग मीटर सड़ेंगे बस आप ARY की बंदिश उठने दें और चौधरी साहब आज है हमारे स्टूडियो में। कमाल हो जाएगा, कमाल। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक आम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA 118 से इमरान खान की कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन पिटीशन दायर करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। आबिद खान मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। जी बिल्कुल जी, आज इमरान खान के जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से 2 अहम पटिशनें जो है वो लाहौरी कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जिसमें NA 118 ननकाना साहब से इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील थी, जो कि शिजरा मनसब की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान ने अपने असासे मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किए। इसके अलावा उन्होंने जो तोशा खाना से तायब किए वो भी अपने जो है वो उनमें जो कवायद है और जो कुशवारे उसमें शामिल नहीं किए। ताहम इस पर अदालत ने करार दिया कि ये मामला जो है वो इलेक्शन के बाद का है। जो रिटर्निंग अफसर होता है वो सिर्फ समरी ट्रायल करता है और ऐसे मामलात की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए। जो भी इल्जाम किए गए वो इलेक्शन पटिशन से मुतालिक है और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार जो है इंतहाई महदूद होता है। अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जबकि इसके साथ साथ NA 108 से भी इमरान खान को जो है वो इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी और अदालत ने जो है कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो गए थे इमरान खान के NA 108 से, अदालत ने उस पर इमरान खान की अपील मंजूर कर ली है
और सेटिसाइड कर दिया है रिटर्निंग अफसर का फैसला, और उन्हें हल्का NA 108 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। तो लिहाजा आज NA 108 और NA 118 दोनों जो हल्के हैं उसमें इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल और उन्हें लड़ने की इजाजत दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद खान, तफसीलात दे रहे थे। अच्छा, फरूख हबीब साहब ने ट्वीट किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 के ज़मीनी इंतखाब के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। साथ ही मजीद लिखते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान NA 108 समेत 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए जी, अब आपका हम थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और हम ज़रा बात करते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाँ इट्स एवरीथिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छी रखती है। और ये सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है ख़वातीन के लिए जो कि घरों में हाउस वाइफ्स हैं, जो कि घरों में काम करती हैं। उनको लग रहा होता है कि जो हम घर में काम कर रहे हैं, हांडी रोटी बना रहे हैं, चीज़ें उठा उठा के इधर उधर रख रहे हैं, तो हमारी तो यही एक्सरसाइज हो जाती है। दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सर्शन, दैट हो यू डू सकती है, दैट। वो एक्सरसाइज हो सकती है कि अगर आप सिर्फ आटा गूंदें या फिर हलीम बनाए रोज, उसके अंदर जो घोटा आप लगाएंगे उससे हो सकती है एक्सरसाइज, अदरवाइज दैट कम्स इनटू एक्सर्शन, क्योंकि वो एक करने से आप थक जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आप ज़्यादा तरोताज़ा जो है वो महसूस करते हैं। और साथ ही हमारे ना लोगों को यही नहीं पता कि जो योगा है, एक्सरसाइज है, पिलाटिस है, जितने भी फिजिकल वर्कआउट हैं, इससे हमारी दिमागी सेहत कितनी अच्छी होती है। नाम सुन के कितना अच्छा लगता है ना, पिलाटिस। पिलाटिस है ना मेरे साथ, वो कोई रस्सियों से नहीं, रस्सियों वो प्रॉपर मशीन्स पे होता है, रिफॉर्मर्स पे होता है, बड़ी जबरदस्त। आपकी वीडियो देखी थी मैंने एक अदद, मैंने शो के लिए मैंने शो के लिए पैकेज बनाया था। लेकिन खैर जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सती मेरे ख्याल से ये सिर्फ ना सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि मर्द हजरात के लिए भी, वो स्पेसिफिक लोग, अगर मतलब ऑफिस में देखें लोग 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, कहाँ से टाइम कितनी चीज़ें मैटर करती हैं। आप ज़रा देखिए कि हमारे पोस्चर्स के कितने इश्यूज होते हैं, मतलब मर्द हजरात के। मैं अपनी अगर बात कर लूँ, आपने कहा मैं भी सही होके बैठ गई। हाँ, शियाटिक जब इशू मुझे हुआ उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन अब आप ये देखें कि हम घरों में बैठे होते हैं तो हमारा चक्कर क्या होता है कि फ़ोन हम यूँ काउच पोटैटो बन के बैठे होंगे, अपनी आपने बैकबोन पे अलग से उसने कर्व दिया हुआ है, जो कर्व गैर फितरी है वो दिया हुआ है, दूसरा अपने यूं करके आप देख रहे होते हैं। इससे आपकी गर्दन में भी दर्द होता है, सर का जो है वो पूरा आपका जो एक वेट है अच्छा खासा वो भी आपकी बॉडी पे आता है। तो बहुत से इश्यूज, जब मर्द हजरात को इतने इश्यूज हो सकते हैं तो खवातीन जिनका पूरा टाइम घर पे गुजरता है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो वो कितनी परेशानी से गुजरती होंगी। बिल्कुल ही, तो इसी वाले से बात करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ बहुत अरसे बाद आज जो मौजूद है, तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप कुछ घर की खवातीन कर सकती हैं, तो जो जितनी भी घरों की खवातीन हमें देख रही हैं टेलीविजन के थोड़े से करीब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो घरेलू औरतें हैं वो घर में रह रह के भी थोड़ा स्ट्रेस, डिप्रेशन में आ जाती हैं। और मोस्टली यही सुनने में आता है कि लोग समझते हैं कि जिम हम जब ही जाएं जब हमें वेट रिड्यूस करना हो। नहीं, जिम इज़ अ टोटल थेरेपी। जो लोग डिप्रेशन में हों, स्ट्रेस, एंजाइटी, और जैसे घर में वुमेन जो होती हैं वो काम और बच्चों तंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही होती हैं, तो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ वो जाके फ्रेश फील करती हैं, एक उनको इन्वायरमेंट मिलता है। सो ऐसा अगर आप जिम नहीं जा सकते तो 1 आवर आप अपने आप को घर में भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, सो बिल्कुल सही कहा। और पोस्चर हमारा जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ आपका वेट रिड्यूस और फैट लॉस नहीं करती बल्कि हमारा पोस्चर ठीक करती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करें डेली 1 आवर, तो एटलीस्ट आप लोग जो बच्चे तंग करते हो ना उनको भी साथ जिम ले जाएं। बिल्कुल, रोमैसा की जिम ही ले जाएं उन बच्चों को, और उनको ट्रेडमिल पे छोड़ दें तेज रफ्तार पे, 1 घंटे तक भागते रहेंगे, फिर तंग नहीं करेंगे माँ। लेकिन मोस्टली जिम में ऐसा भी होता है कि अलाउड नहीं होते किड्स, क्योंकि इक्विपमेंट्स बड़े डेंजर होते हैं समटाइम, उठाने की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, क्या देखें वो जो खवातीन जो कि जिम के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, बिकॉज देखें आजकल के वक्त में एक लग्जरी तस्वुर किया जाता है कि आप घर से निकले, घरों के काम काज छोड़ के फिर आपने आना है, जाना है, पेट्रोल आप फूकेंगे, फिर फीस। तो फिर खवातीन कहती कि हमारे पास घर में जो हमें बड़ी मुश्किल से आधा घंटा मिलता है ना, हम इसमें ऐसी कोई चीज़ कर लें जो कि हमारे लिए अच्छी हो। आपको पता है कि खवातीन को वैसे भी हार्मोनल इतने इश्यूज होते हैं, तो और यही एक्सरसाइज हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो भी बिल्कुल आपके नॉर्मल होते हैं। तो फिटनेस जो है वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेके चल रही होती है। तो मैं यही कहूँगी कि डेली आप लोग, अगर आपके स्टेयर्स हैं तो उस पर अप एंड डाउन करके आप स्टेपर्स की तरह आप कर सकते हैं। हाई नीज़ है,
जंपिंग जैक्स, इस तरह आप ग्रेजुअली हाई नीज तो तब करेंगे ना जब हमारे गोडे गिट्टे सही काम करें। खवातीन की तो बोन नहीं, डेंसिटी light अगर टेस्ट beginners- करवाएं, हमारा वो विटामिन डी का अगर खवातीन का टेस्ट कराएं तो रुमैसा आपके सामने ही बेचारी खवातीन की, अपने यंग लड़कियों की भी 20 साल क्रॉस करती है तो कहती है हमारी हड्डियां, आवाजें आ रही है हमारी हड्डियों में से। तो ये जो हाई नीज आप बता रही है इसमें तो लाइट देखिए, एक बिगनर्स वाले होते हैं और एक फास्ट होते हैं। तो आप लाइट वो कर सकते हैं, उसमें आप नॉर्मल अब रैप्स रखें स्टार्टिंग में, फिर ग्रेजुअली अपने बढ़ाएं। जंपिंग जैक्स हो गए, थोड़ा सा आपने वेट्स ले लिए, वेट ट्रेनिंग पे भी जोर दें क्योंकि वो आपके लिए फैट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है। सपोज सीढ़ियाँ हैं मिसाल के तौर पर, एक तो ये होता है कि खवातीन जो हैं अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वो सुन के पता चले, आपकी बात सुने और वो फौरन सीढ़ियाँ दौड़ना शुरू कर दें। अब उसके अंदर एक चीज़ ये हो सकती है, बहुत आप लोगों ने एहतियात करनी है और रुमैसा का भी मकसद यही है कि आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, आहिस्ता और स्लोली करना है। अगर आपका वेट ज्यादा है और अगर आप एकदम सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे तो हो सकता है कि आपके घुटनों पे लिगामेंट टियर होता है या वो फिर लंबा 6 महीने के लिए चलेगा। स्लाइटली आहिस्ता हर चीज आप लोग लेके चले। और ऑनलाइन सेशंस भी आजकल जो है वो ट्रेनर्स देते हैं, तो आप वो लें क्योंकि देखिए एक्सरसाइज तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारे पोस्चर्स बहुत गलत होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें जहाँ प्रेशर फील होना चाहिए वहाँ नहीं होता और दूसरी जगह हमारे स्ट्रेस आ जाता है, तो वो भी गलत है। तो कभी भी एक्सरसाइज में कहूँगी कि विदाउट एनी ट्रेनर ना करें स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वो एक्सरसाइज जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास ट्रेनर है और वो जो तमाम तर खवातीन हमें देख रही हैं अपने यूट्यूब के थ्रू, तो आप लोगों की ट्रेनर से रुमैसा रमीज़ है। रुमैसा अगर आप थोड़ा सा खड़े होकर थोड़ा सा परफॉर्म कर सकें, कैन वी डू दैट? अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा रुमैसा में खड़े होकर थोड़ा सा हमें गाइड कर दें तो जगह अगर अब सती साहब मेरे ख्याल से आप रुमैसा जी हाँ तो अगर जी हाँ अगर बिल्कुल इस साइड पे हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा सा रुमैसा आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे आगे आ जाइए। एग्जैक्टली दैट्स इट प्लीज। हाँ जी। सो आप अच्छा, स्टार्टिंग में देखिए हमें वार्म अप करने की बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में। जब तक हम वार्म अप नहीं करते तो हमारा वर्कआउट के लिए हम रेडी नहीं होते। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे लाइट से साइड बाय साइड मूवमेंट करनी है थोड़ी सी, ताकि मसल जो है वो और हार्ट भी थोड़ी सी ऊपर जाए। हार्ट एग्जैक्टली, थोड़ा सा हार्ट रेट आपका बढ़ाना है। उसके बाद आपने देखे लाइट देखिए इस तरह आप हाई नीज बिल्कुल स्लोली इस तरह कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इस तरह आप इसके रैप्स करेंगे, 10 रैप्स स्टार्टिंग में करें, देन ग्रेजुअली अपने रैप्स को बढ़ाते रहें डेली। रुमैसा का कहने का मतलब है ज़्यादा बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, इसलिए आराम से करना है। पता चले आप जैसे हाई नीज जल्दी से करें एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना। एंड देन लाइक दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जंपिंग जैक्स हैं, ये बिगनर जंपिंग जैक्स हैं। इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा जंप नहीं कर रही, ये इस तरह इतने स्ट्रेसफुल नहीं है आपके लिए। एग्जैक्टली, ये बिगनर्स वर्कआउट है जो इजीली वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेस हैं। इस तरह इसके भी आपने 10 रैप्स 3 सेट्स करने हैं, देन ग्रेजुअली आपको इनको बढ़ाना है। देन लाइक दिस बट किक्स, ये सारी एक्सरसाइज सब लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपने 10 रैप्स करिए। 4 to 5 एक्सरसाइज हैं जो आप डेली वार्म अप भी हो रहा है और वार्म अप भी हो रहा है। हाँ। अच्छा रुमैसा, एक चीज़ आपको कट करें, ये जो जंपिंग जैक्स आपने बिगिनर्स कराए आप दोबारा से बताइएगा। रीज़न ये है कि हम जो वैसे नॉर्मल जंपिंग जैक्स कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, लॉट ऑफ पीपल जो जिम बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी नहीं पता होता उन्होंने वापस अपने पाँव पे लैंड करना कैसे है, जिसकी वजह से बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है आफ्टर जंपिंग जैक्स। लॉट ऑफ पीपल घुटनों में, एकिलीज में, जी, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू लैंड ऑन देयर फीट बैक ना। प्लीज आप दोबारा से कीजिएगा। हाँ ठीक है, ये देखें जंपिंग जैक लाइक दिस 1 2 3 on the toes 4 5 यस, टोज के ऊपर आपको फुट फ्लोर पे टोज रखने इस तरह लाइक दिस। ठीक है, एक वो जो फास्ट वाले होते हैं तो वो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह ये वाली एक्सरसाइज ऐसी हैं जो वार्म अप भी कर रही हैं आपका और आपका मूवमेंट हो रही है। एग्जैक्टली, मेन थिंग इज मूवमेंट। उसके बाद अगर आपके पास वेट्स हैं तो आप वेट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्क्वाट्स में बता रही हूँ। किंग ऑफ द एक्सरसाइज कहलाती है स्क्वाट, जो हमारे कोर को भी बैलेंस करता है, लेग्स की टोनिंग, बट्स की टोनिंग। दिस इज बेस्ट एक्सरसाइज। स्क्वाट्स का भी जरा बता दें सही, क्योंकि अक्सर होता है कि योर नीज शुड नॉट क्रॉस योर फीट, पांव से आगे आपकी नीज नहीं जानी चाहिए। शोल्डर अपार्ट हमारे बिल्कुल लेग्स होंगे और नीज जो है वो हमारे टोज से बाहर नहीं जाएंगे, वरना वो घुटनों पे प्रेशर आएगा। एग्जैक्टली लाइक दिस। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी हाँ, और सपोर्ट से आप कोई चीज या किसी इसको पोल वगैरह को पकड़ के एग्जैक्टली इस तरह आप कर सकते हैं। मेन चीज होती है पोस्चर। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो फिर आपके वर्कआउट का कोई फायदा नहीं है। सो सही, आप बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो है ये लंजेस हैं, ये भी लेग्स, मोस्टली लोअर बॉडी बहुत ज्यादा होती है वुमेन्स की, तो इसके लिए ये लंजेस। इसमें भी हमारे जो टोज हैं मुझे एक्सरसाइज वो इतनी जबरदस्त टोज से बाहर नीज नहीं जाएंगे, जब आप करते यहाँ से लाइक दिस लंजेस।
इसके भी 10 reps each side. 1 2 3. Now next leg. इसी तरह आपको 10 reps करने, 3 sets. 1 अच्छा 3 sets, ठीक है. 3. यहाँ मैं कम बता रही हूँ, वैसे आपको 10 reps each leg करने हैं, इस तरह आपको 3 sets करने. अच्छा, मेन चीज़ होती है पेट. लेकिन पेट के लिए ये मैं कहूँगी कि लेग्स पे भी फोकस करना है, अपर बॉडी पे. सिर्फ एब्स का हम अगर वर्कआउट करेंगे तो कभी भी हम एब्स नहीं बना सकते. और डाइट का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है. कम खाएं, हिसाब का खाएं. तो ये इस तरह ये हो गई लोअर बैली की एक्सरसाइज, लाइक दिस. 1. ये स्टैंडिंग क्रंचेस हैं, वैसे आप ये लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है. लाइक अच्छा, मैं तो जितनी भी एक्सरसाइज है मैं सारी वो एक्सरसाइज देखती हूँ. ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जी जी जो कि हमने अपने बचपन में स्कूल जाने से पहले भी जो वो आ रही होती थी सुबह सुबह मॉर्निंग शो में, वो ना देखियो. हमारे अपने स्कूल्स में भी एक्सरसाइज कराई जाती है, लेकिन समहाउ अभी भी हमें नहीं रहती. क्यों नहीं? हाँ, पता नहीं मोटिवेशन नहीं रहती. बहुत ज्यादा हम लोग लेजी हो गए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं. यू नो, खाना ओवर, ये सारे जो है आपकी फिटनेस से आपको दूर कर रहे हैं. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फिटनेस से काफ़ी दूर कर देती हैं. तो आप लोग को चाहिए 1 hour डेली अपने आप को दें. और बच्चों के साथ भी अपने, चलो 1 hour नहीं दे सकते तो आप ½ hour तो दे ही. अच्छा, और साथ में ठीक है हम लोग ड्रामे देख लेते हैं, सब चीज़ तो बहाना बहुत ड्रामों के दौरान ही कर घरों में. और अगर घरों में आपकी जगह नहीं तो जॉगिंग प्लेस पे देयर इज अ टर्म जॉगिंग प्लेस. आप जहाँ खड़े वहीं पे, तो मैं चाहूंगी प्लीज अब रुमैसा वो भी करके दिखा दें. वो भी जैसे हम जॉगिंग वॉकिंग प्लेस कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं घर में जगह नहीं है, तो इवन दिस मैटर्स अ लॉट. हाँ, आप लोग ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, साथ साथ ये टोज पे लाइक दिस इस तरह कर सकते हैं. तो इससे भी आपका थोड़ा हार्ट रेट हाई होता है. जो बहुत ज्यादा ओबीस है उस तरह करें. बाकी फास्ट भी करेंगे तो आप उसके हटके, जैसे अब ये थोड़ा सा हल्का सा प्लेटफॉर्म है ना, तो इसके ऊपर आप ऊपर नीचे हो सकते हैं. मतलब एक स्टेप ऊपर रखे फिर वो एग्जैक्टली. हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला. बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है. ठीक है, देखें इस तरह ये स्टेप यहाँ तो नहीं ना, ठीक है मेरे. हाँ, कैमरा ठीक है. आप इस साइड पे, इस साइड पे अगर आप करें तो हमारा कैमरा उसको पकड़ लेगा. हाँ, यहाँ इस साइड पे. हाँ, ओके. देखिए स्टेप अप मैं बता रही हूँ, लाइट 1 हाँ, ये देखिए 2 3. ये इजीली आप लोग कर सकते हैं. 3 4. ये देखें जी, ये स्टेयर्स आपके घर में है तो आप इस तरह स्टेयर्स से भी कर सकते हैं. एक स्टेप हो ना तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं. और यकीन करें रुमैसा कि इससे हालत टाइट हो जाती है. एग्जैक्टली. देखिए इस तरह 1 2 3 इस तरह भी आप लोग इजीली कर सकते हैं. और हाथ में वेट्स भी पकड़ सकते हैं. डिपेंडिंग. आप थोड़े जो लोग वेट इजीली होल्ड कर सकते हैं वो करें. और नॉर्मली 2 kgs आप ले सकते हैं इजीली, उसमें कोई मुश्किल नहीं है. तो और आज चले आज जी रुमैसा हमारे साथ मौजूद थी. आज आपने मेरा वर्कआउट करा दिया. वैसे रुमैसा जिम में तो करती है, लेकिन यहाँ पे ये पहली दफा हमने रुमैसा इस जगह को यूटिलाइज किया. बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा आइडिया आया. हाँ, वो स्टेप्स आपको पता है, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने कहा एक दफा मुझे कि भाई ये एक्सरसाइज करो. मैंने कहा क्या दीवार के साथ खड़ा करके कह रहा है बंदा स्टेप. उसने कहा 5 मिनट तक करें. उसके बाद ना मैं उससे मिन्नतें करूंगा. मैंने कहा माफ कर दो. जब आप 100 reps लगाते हैं ना तो आपको लग पता जाता है. मुझे लग पता गया था. मैंने उसके बाद कहा कि ये सबसे मुश्किल है. चलो जी, मैं वैसे खुद आज का एक्सरसाइज इतनी मिस कर रही हूं, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा और टाइम उसके बाद. ठीक है, थैंक यू सो मच रुमैसा. थैंक यू सो मच जी रुमैसा रमीज. और इस बरसात के मौसम में आप अभी आप आई तो बारिश वगैरह हो रही बहुत एक्सट्रीम, अभी भी हो रही थी. बहुत हो रही है. चलें, अल्लाह खैर करे. थैंक यू सो मच. छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. माउंटेनियर्स बनना, कोपहमा बनना, भाई कोई आसान बात नहीं है. अभी जो हम फिटनेस के वाले से बात कर रहे थे ना, तो आपका फिटनेस लेवल तो बहुत अच्छा होना चाहिए. आपको आपकी ज़िंदगी में आपको कार्डियो बड़ा अहमियत हासिल होता है, बट बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कोपहमा बनने के लिए, क्योंकि आपको मतलब हम ज़रा 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो हमें सांस चढ़ जाती है. और जब आप सोचें कि आप 8000 जो फीट से भी ऊपर जब आप पहाड़ चढ़ते हैं वो कितना मुश्किल होता है. तो आप वो 1000 फीट से ऊपर चढ़ जाएं तो 1000 फीट बेस कैंप तक लोग चले जाते हैं, तो लोग वो बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है. जी बिल्कुल. तो आप देखिए, जब मर्द लोगों के लिए इतना मुश्किल है तो सोचें खवातीन के लिए कितना मुश्किल होगा. नायला कियानी जनाब, हमारी पाकिस्तान की कैसी माउंटेनियर, जिनको K2 ब्राइड भी कहा जाता है, जिन्होंने भी K2 सर भी किया है, और बड़ी मिसाल है जनाब हमारी तमाम तरह खवातीन के जो इस वक्त हमें देख रही हैं. हमारे साथ मौजूद भी हैं कोपहमा नायला कियानी. उनको शाम में गुफ्तगू करेंगे. बॉक्सर भी हैं और वैसे दुबई में ये रहती हैं, और शी इज़ अ बैंकर. अगर इनका प्रोफेशन देखा जाए तो शी इज़ अ बैंकर, लेकिन वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, और शौक की वजह से ही इन्होंने K2 तक जो कहते हैं K2 सर कर लिया कि फलाने काम के लिए आप K2 भी सर कर सकते हैं, तो उन्होंने किया. नायला कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं. नायला, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए
वक्त निकाला एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्या क्या आप जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी सोच रही हैं, दे आर फीलिंग प्राउड। तो अब ये है कि ये जो आपने 3 चोटियां सर कर ली हैं, एक भी नहीं 3, टोटल 14 है मेरे ख्याल में, 14-15। तो क्या आप इस पे कमेंट करेंगी? इट्स अमेजिंग। मैं अपनी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि पिछले साल तक माउंटेनियरिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पंजाब से कोई लड़की उठ के आएगी अचानक से, उसकी जो कि प्रोफेशनल माउंटेनियर भी नहीं है। मैं फुल टाइम बैंकर हूँ, मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, छोटी वाली 1.5 साल की है। तो यहाँ ऐसी कोई लड़की आएगी जिसका माउंटेनियरिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो पहले ही पीक 8000 करेगी, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था ये। और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर K2 सर करेगी और इसके K2 के फ़ौरन बाद एक और 8000 पीक सर करेगी। तो ये माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लिए बहुत हैरानकुन बात थी और मेरे लिए भी बहुत हैरानकुन बात थी। तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और इसके अलावा अपने हस्बैंड का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बच्चों की लुक आफ्टर की और मुझे मतलब इतनी फ्रीडम अलाउ की कि मैं ये काम कर सकूं जिस पे ना सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तान को भी फ़ख्र हो। ज़बरदस्त। और नायला, जब आप बात करती थी कितने कम अरसे में आपने वो तमाम चीज़ें अचीव की जो आप करना चाह रही थी, मुझे बताएं कि बिकॉज़ आप एक माँ भी हैं और आपने कहा आपकी 2 छोटी बेटियां भी हैं, तो जब आप इतनी उसमें जब जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं और आप इतनी बड़ी चोटियों को सर करने की कोशिश करते हैं, तो कोई मुश्किल वक्त आता है? स्पेसिफिकली K2 तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो खूनी चोटी भी कहा जाता है। तो कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा वक्त आया हो जिस पर आप पर खौफ तारी हो गया कि खुदा ना खासा मुझे कुछ हो गया और मेरे तो पीछे बच्चे भी हैं? लास्ट ईयर मैंने जब GT2 क्लाइम किया था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, ज़रा भी खौफ नहीं था, तो मैंने इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन K2 पे बॉटल नेक के बाद जब लोगों की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे, और जो उसके बाद K2 के फ़ौरन बाद जो दूसरा पहाड़ था G1, उस पर भी रस्सी नहीं थी, तो टेक्निकल क्लाइम था। तो मुझे 2-3 दफ़ा ये ख्याल आया कि अगर मैं वापस ना गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन मेरे बच्चे ही मेरी स्ट्रेंथ हैं, और जब मैं ऐसा मौका आता था जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी और ऐसा लगता था कि बॉडी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तब मैं अपने बच्चों को याद करती थी कि मेरी 2 छोटी प्यारी एंजल्स हैं और उनके पास मुझे जाना है। तो वो ज़ीरो एनर्जी में भी समहाउ एनर्जी आके मैं मेक श्योर करती थी कि छोटी सी भी मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया था कि पहाड़ में पहली गलती लिटरली इट कीप्स यू शार्प। ये बताएं कि आप बैंकर भी हैं, बॉक्सर भी हैं और ये इंजीनियर भी हैं, तो मतलब एक साथ इतनी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं भाई? बचपन से मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत से स्पोर्ट्स ट्राई किए, क्रिकेट भी ट्राई किया, हॉर्स राइडिंग, डाइविंग, इस तरह के बहुत से स्पोर्ट्स ट्राई किए। लेकिन मैं उन्हीं स्पोर्ट्स में अच्छी थी जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मतलब मुझे देख के लगता नहीं है कि मैं बॉक्सिंग करती हूँ, माउंटेनियरिंग करती हूँ, लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने नेचुरली ही मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इन्हीं स्पोर्ट्स में मैं नेचुरली काफ़ी अच्छी थी। और जैसे आपने बोला बॉक्सिंग, माउंटेनियरिंग, फुल टाइम जॉब, बच्चे, तो इन सबको मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करती हूँ, प्रायोरिटाइजेशन करती हूँ। पूरे दिन का मतलब एक स्केड्यूल बना होता है कि इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, और जब बच्चों का टाइम है तो सिर्फ बच्चों का टाइम है। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन समहाउ मैनेज कर लेती हूँ। मुश्किल है पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। थैंक यू सो मच नायला कियानी, आपने हमारे शो को इतनी इज्जत बख्शी, आप हमारे शो में आई। और जाने से पहले जनाब याद करते चल रहने दे मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। थत्ते होने की क्या जरूरत है, मेरे रहने दे, मेरे मुंह से आज है 14। आपसे इजाजत लेने का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।